अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम रिवाइज करेंगे, बल्कि पूरी तरीके से कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपके पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है बिजनेस, एक है ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस का मतलब क्या होता है? चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन है, अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर्स। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलके काम करते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मिलके काम करते हैं, किस चीज की तरफ? प्रॉफिट की तरफ। सही। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट। स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, एफर्ट्स करना फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे हासिल करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, इससे तो रेवेन्यू आता है। लेकिन रेवेन्यू हासिल करने के लिए आप कॉस्ट भी इनकर करते हो, जैसे कि एक्विजिशन कॉस्ट, कुछ खरीद के लाए हो। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर तुमने कुछ डेवलप किया है, जैसे कि सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग, यूटिलिटी कॉस्ट वगैरह। तो आपने क्या किया कि टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से माइनस किया, और अगर आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो आप बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन कहते हैं प्रोडक्ट। गुड्स कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिसको होल्ड टच स्टोर किया जा सकता है, यानी कि वो टेंजिबल है। सर्विसेज कौन से प्रोडक्ट होते हैं? इनटेंजिबल है, जिसको आप होल्ड टच स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट वर्सेस नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर को सेल करेंगे। कौन से कस्टमर को? जो डिजायर कर रहा हो, जो डिमांड कर रहा हो। अगर मैं ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बेचूंगा जो कि कस्टमर डिजायर ही नहीं करेगा, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, दिस इज बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। Organization is a group of people working together to achieve something. A group of people working together to achieve something. इसमें एक हिडन मीनिंग है। वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर तब पॉसिबल होगा जब एक डिसिप्लिन होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब डिसिप्लिन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंट्रोल होना, डिसिप्लिन होना, एक ऑर्डर होना, एक एक प्रोटोकॉल होना जिसको फॉलो करना है, चीजों को स्टैंडर्डाइज कर देना। ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को आप ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो बिजनेस फायदा देगा। बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके नहीं चलोगे तो शायद शुरू में फायदा दे दे, आगे जाके बंद हो जाए, क्योंकि अफरा तफरी होगी, क्योंकि क्योस होगा। सही है। झगड़े होंगे, लड़ाई होंगी, इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस होंगी, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एट अ ग्लांस में बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इस चैप्टर का नाम रखना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। पहला क्या आया? फॉर्मल अरेंजमेंट। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? रिटन, ऑफिशियल। फॉर्मल का मतलब होता है रिटन, ऑफिशियल। और फॉर्मल अभी हमने लेटर्स पढ़े। फॉर्मल लेटर्स ये कौन से लेटर्स होते हैं? जाहिर सी बात है, लेटर्स लिखे जाते हैं, रिटन है। और ये ऑफिशियल है कि ये भेज दिया तो ये बात ऑन द रिकॉर्ड चली गई। और फॉर्मल का एक और मतलब होता है, अब लिख लो, फॉर्मेट। फॉर्मल का एक और मतलब होता है फॉर्मेट, जिसका एक फॉर्मेट होता है, तरतीब। यस, उसका एक फॉर्मेट होता है, एक तरतीब होती है। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे एक्टिविटीज के साथ क्या ऐड कर देंगे? कम्युनिकेशन। ये एक्टिविटीज और कम्युनिकेशन की फॉर्मल अरेंजमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज भी फ्लो करती हैं और कम्युनिकेशन भी फ्लो करती है। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, डायगनल, हर जगह ये क्या करते हैं? फ्लो करती है। और जो चीज फ्लो करती है कभी कभी अपना फ्लो भूल जाती है, आगे पीछे चली जाती है, जैसे कि गॉसिप। तो हम नहीं चाहते हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गॉसिप हो, तो हम क्या करेंगे कि कम्युनिकेशन और एक्टिविटीज को फॉर्मली अरेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा? इससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को कम से कम रिसोर्सेज के साथ करो। तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारे पास पैसे कम है, और तुमने क्या करना है? कम से कम एफर्ट्स में ये काम कर लेना है। इसका मतलब है यू आर बीइंग एफिशिएंट। तुम ज्यादा टाइम लगा रहे हो, कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हो, एफर्ट ज्यादा लगा रहे हो, नॉट एफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज टाइमली बेसिस पे, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ और एफर्टलेसली होनी चाहिए। और तीसरा, दूसरा क्या है आपके पास? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप जो भी काम करो आउटपुट को बेहतर कर दो। कम से कम मतलब आउटपुट को बेहतर कर दो, मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस कर दो, कि अब गलती की गुंजाइश नहीं हो रही है। भाई फॉर एग्जांपल, मैंने पहली बार जब ये पढ़ाया था तो मैं गलतियां करता हूँ, दूसरी बार पढ़ाया गलतियां कम हुई होगी। तो अब क्या है कि स्पीड में मैं 1 घंटे में भी कोई चीज पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवनेस आ गई। अब गलती की गुंजाइश नहीं होने के बराबर हो गई। फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जब आप एफिशिएंसी ले आओगे, जब आप इफेक्टिवनेस ले आओगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था वो भी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन आगे जाके बंद हो गई, क्योंकि पैसा, टाइम और एफर्ट जाया होती थी, और प्रोडक्ट जो है वो इंप्रूव नहीं करता था, बंद हो गया। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सेव कर रहा हूँ।
और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन ऑफ एरर को रिड्यूस कर रहा हूँ, अब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, वो प्रॉफिट बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ आ गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस करता है कुछ की एलिमेंट्स पे, यहाँ पे नाम लिखे हुए आड़े टेढ़े की एलिमेंट्स, जैसे कि डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिविजन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑफिस के अम्ब्रेला के अंदर, ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर, बिजनेस के प्रेमिसेस के अंदर जब मैं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इट्स कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैंने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोल दिया और कहा तुम सिर्फ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स देखोगे। और मैंने एक चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्या मैंने बोला कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा कि तुमने सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखना है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसे को रिकॉर्ड करना है। और फिर मैंने एक डिपार्टमेंट खोल दिया, एचआर डिपार्टमेंट। मैंने कहा कि यहाँ पे जो लोगों को हायर किया जा रहा है, जो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, जो लोगों को से काम लिया जा रहा है, वो तुम देखोगे। तो मैंने एक छत के अंदर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, डिविजन। डिविजन का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, क्योंकि आपको लगता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है। तो मैं क्या करता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन को छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तोड़ देता हूं। वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं एस बी यू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सही है? तो एक एलिमेंट क्या हो गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक एलिमेंट हो गया डिविजन। फिर आपके पास और भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास होता है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या होता है कि आपके पास लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जाती है टिल द बॉटम। याद रखना इसका नाम चेन ऑफ कमांड इसलिए क्योंकि ये जो चेन है ये अनब्रोकन है। यहाँ पे जो हायरार्की उतर रही होती है नीचे, इसमें जो भी कड़ी में लोग लगे होते हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। मैं सीईओ हूं, मेरा एक डायरेक्टर है, उसे एक मैनेजर है। मैं जाके मैनेजर की बेइज्जती करके आ गया, तो मुझे डायरेक्टर आके बोलेगा सर वो मेरा एम्प्लॉय है, आप मुझे बेइज्जत कर लो, मैं जाके उसको कर दूंगा। लेकिन आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? तो यहाँ पे जो है वो आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। आपका सबऑर्डिनेट आपका सबऑर्डिनेट है, उसका सबऑर्डिनेट आपका सबऑर्डिनेट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड। तो चेन ऑफ कमांड होता है, तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो लाइन जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गोज डाउन, गोज अप टिल द बॉटम। तो यहाँ पे हर निचला वाला बंदा अपने ऊपर वाले बंदे को जवाबदेह होता है। तो मैं अपने मैनेजर को जवाबदेह हूं, उसके मैनेजर को जवाबदेह नहीं हूं। अगर मेरा मैनेजर का मैनेजर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं अपने मैनेजर को बताऊंगा, वो तुम्हें बता देगा। सही है? तो ये क्या है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ कमांड। फिर आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है एलिमेंट्स में, वो होता है लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। जो एम्प्लॉइज वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ की पावर है किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर की पावर है मैनेजर के ऊपर, लेकिन डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ के ऊपर। तो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके पास, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे के ऊपर बंदा बहुत रखा हुआ होता है, तो लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो कहलाती है टॉल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी बंदे के ऊपर बंदा नहीं रखते, सही है, तो उसको कहलाता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट का मतलब होता है चपटा, और टॉल का मतलब होता है लंबा। सही है? तो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा तो टॉल, कम तो फ्लैट। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज की, उनको सिर्फ हम क्या करते हैं, तीन लेवल्स में तोड़ देते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लेयर्स के अंदर जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग थे उनको डाल दिया, लेयर्स में जितने भी मिडिल मैनेजमेंट के लोग थे मिडिल में डाल दिया, बॉटम के बॉटम में डाल दिया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि उन लेयर्स में से तुम किस तरीके से प्लेस करोगे मैनेजमेंट के अंदर। मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, टॉप, मिडिल, बॉटम, और यहाँ पे 20 लोग रखे हैं। अब मेरी मर्जी के पहले वाले में मैं 10 को डाल दूं, दूसरे वाले में 5-5 डाल दूं। मेरी मर्जी है कि मैं क्या करूं कि एक में 8 कर दूं, दूसरे में 8 कर दूं, और तीसरे में 6 कर दूं। मेरी मर्जी है कि मैं कुछ और तरीका बना लूं। माई पॉइंट टू यू एस के यहाँ पे लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट आपके पास 20 या 10 है, लेवल्स 3 ही होंगे। वो लेवल्स आपने जैसे भरने आप डिसाइड कर लो। फिर एक और एलिमेंट आपके पास आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन का मतलब होता है स्कोप, फैलना। सही है? तो मेरा कंट्रोल कितना फैला हुआ है, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपरवाइजर कैन मैनेज इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूं, स्पैन ऑफ कंट्रोल 10 है। मैं 20 लोगों को पढ़ा रहा हूं, स्पैन ऑफ कंट्रोल 20 है। तो जितने लोगों को आप कंट्रोल करोगे उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आपके पास एक और एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट का नाम होता है आपके पास डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर का दूसरा नाम वर्क स्पेशलाइजेशन। ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं।
वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसका काम वही करे। डिविजन ऑफ लेबर, हाँ, डिविजन ऑफ लेबर का मतलब मैंने लेबर को ऐसे डिवाइड कर दिया कि अब वो अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करेगा। अगर फाइनेंस वाला जो है वो लोगों को मंजन बेचना शुरू हो जाए कि भाई पहले आओ पहले पाओ, बोलूंगा भाई क्या कर रहा है, तुम पैसे पकड़ो, ये वाला काम सेल्स वालों का है। तो मैंने वर्क स्पेशलाइज, मैं भी अच्छा बेच सकता हूँ, नहीं भाई तुम फाइनेंस के अच्छे हो, तुम फाइनेंस करो, अगर तुम अच्छा बेच सकते हो हम तुम्हें मार्केटिंग में रख लेते हैं। सही है, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमने वर्क स्पेशलाइजेशन, लास्ट है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर डिसीजन मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सिंगल पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बुजुर्ग या ओनर्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सही है, तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे वगैरह डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं चलते फिरते, तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएस में बैठी है हेड ऑफिस लेके, पाकिस्तान में उसका बिजनेस खराब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बच्चे चलाने दो बिजनेस। तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, बॉसेस कुछ भी नहीं कह रहे। और सेंट्रलाइजेशन, कि यहाँ पे अगर मैं आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस में अभी 8:30-9 बजे क्लास कर रहा हूँ, तो अभी मैनेजमेंट वाला है बोले ये क्या हरकत है, रात को तुम 9 बजे क्लास कर रहे हो, मतलब भाई बच्चे पढ़ लें, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, तुम्हें अगर पढ़ाना घर जाके पढ़ो, यहाँ की एनर्जी यूज नहीं करोगे। सेंट्रलाइजेशन, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। सर ये एलिमेंट्स क्यों जरूरी है, ये एलिमेंट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको जो है वो सीमेंट चाहिए होगी, आपको रेती चाहिए होगी, आपको ब्लॉक्स चाहिए होंगे, पाइप चाहिए होंगे, रॉड चाहिए होगी, कलर चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी तो आपको कंपोनेंट्स चाहिए, ये वो कंपोनेंट्स थे, सवाल होगी। ठीक है। तो हमने जो है ना सबसे पहले देखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किन एलिमेंट्स पे बेस करता है, इन एलिमेंट्स को आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर, रिटन और ऑफिशियल स्ट्रक्चर। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या करता है, देखा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंट्रोल लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में एंड सो ऑन। लेकिन कह रहा है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो कंटेम्प्ररी हो। ट्रेडिशनल का मतलब कि वो चीजें मुझे पता है, मैंने एक्सेप्ट की हुई है। कंटेम्प्ररी का मतलब है कि वो मुझे चीजें नहीं पता, मैंने एक्सेप्ट नहीं की हुई है। सही है। एक गांव है, ऐसी बता रहा हूं, है नहीं है, एक गांव है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही शादी होती है उसमें दूल्हे को जिंदा जला देते हैं। सही है। अब हाँ, अजीब सी बात है कैसे। सही है। उस गांव से ना आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हवेली में एक बंदी रहती है और कहती है कि यार तुम मुझसे शादी कर लो। आपने बोला लड़की भी खूबसूरत है, पैसा ही पैसा होगा, हवेली भी है। आप गांव की तरफ निकल गए। सही है। और उसके बाद जब आपकी शादी वादी हो गई, तो आपको बोला कि भाई आप अपने घर वालों से बात कर ले, क्योंकि सुबह ही आपको ताजा ताजा जलाया जाएगा। बोले आए, ये क्या होगा। अब वो जो आए निकली इसलिए निकली है क्योंकि कंटेम्परेरी है। तो आप बोलोगे यार ये तो तुमने मुझे बताया नहीं, तो चीटिंग है। तो बोलेगा भाई ये तो यहाँ 100 सालों से हो रहा है। सही है, तो हमारे लिए ये ट्रेडिशनल है, तुम्हारे लिए ये कंटेम्पररी है। सही है। खैर ये आपके पास क्या है, कंटेम्पररी का मतलब जो मुझे नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि कंटेम्पररी हमें नहीं पता। तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ये चैप्टर नंबर 3, तुम लोग रिवाइज करने के लिए आए हो। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ समझाने के लिए, कि तुम सुनोगे ना तुम बोलोगे यार ये क्या बात हुई, ऐसा भी होता है। वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ समझाने के लिए कंटेम्पररी। एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ब्रेक करेंगे इनटू मॉड्यूल्स। मतलब यार हम मोबाइल फोन बनाते हैं, सही है, तो हम मोबाइल फोन में हर चीज नहीं बनाते। स्क्रीन हम परचेज कर लेते हैं, सही है, प्रोसेसर हम परचेज कर लेते हैं, होता है ना। सही है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, कह रही है कि हम मशीन, सॉरी, हम बैटरी कहीं से परचेज कर लेंगे, स्क्रीन कहीं से परचेज कर लेंगे, और जो प्रोसेसर कहीं से परचेज कर लेंगे। बोलेगा बचा क्या फिर, बटन। तो उसने बोला मोबाइल क्या करेंगे, असेंबल करके बेच देंगे। ये क्या रहेगी, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। हमारे इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, सुजुकी। वो तो माशाल्लाह सब कुछ ही मंगवा लेती है, सिर्फ जोड़ के दे देते हैं लोग, वो भी सही नहीं जोड़ता। खैर, कंटेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को शेप देता है। लेयर्स ज्यादा होगी तो टॉल हो जाएगी, लेयर्स कम हो जाएगी तो फ्लैट हो जाएगी। स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा तो चौड़ी हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, और स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा तो नैरो हो जाएगी, सुखड़ जाएगी।
एट ए ग्लांस समझ आ गया है? मैं सिर्फ सवालात ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबके माइक माइक्स ऑफ है, वो पुराना वाला था। किसका इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है यार? अच्छा, हमारा तो नहीं चल रहा ना यार। सही है। कल संडे के दिन वर्कशॉप नहीं है, मंडे को इस तरह वर्कशॉप करेंगे। कल मैं जरा सुकून करूंगा, ठीक है? अच्छा, दूल्हे वाले बस रहे, ठीक है। चले, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको चैप्टर की इतनी सारी बातें बता दी है कि चैप्टर स्टार्ट होती है एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पहले आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां पे भी लिखी हुई थी। वो डेफिनेशन ज्यादा अच्छी थी, कंसाइज थी, शॉर्ट थी। इसमें उन्होंने लंबी की है, बात वही है। इस डेफिनेशन को मैंने पढ़ा, रीड कर लेना। अब आपके पास सारे पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? पर्पस क्या होता है कि नंबर वन, के इट डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम ढूंढे तो आपको लगा कि 500 काम है। अब जो 500 काम है ये कैसे होंगे? आपने 10 लोगों को हायर कर लिया, चलो 500 के 500 लोग काम करना शुरू करो। बोले भाई क्या हो गया है, ये कोई मार्केटिंग का काम है, कोई फाइनेंस का काम है, कोई एचआर का काम है? हम लोग थोड़ी हर काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पूछते हैं क्या करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलेगा, पहले जज्बाती नहीं हो, ये 500 टास्क है ना, इनको अलग अलग करो, ग्रुप करो। मैंने कहा एक काम करते हैं, जो ये जो ना काम मार्केटिंग का है, ये काम सेलिंग का है, ये काम एडवर्टाइजमेंट का है, ये काम अहमद भाई कैमरा बंद करते, पता नहीं क्या क्या चल रहा हो। तो यहाँ पे जो ना ये काम जो है अलग अलग किस्म के मौजूद हैं। सही है। आपने बोला यार ये सारे एक नेचर के लग रहे हैं, ये सेलिंग और मार्केटिंग के जा रहे हैं। आपने उन 50 टास्क को अलग कर दिया, मार्केटिंग। फिर आपने क्या किया, आपने बोला ये सारे टास्क फाइनेंस के लग रहे हैं, इसमें पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, इसमें हम पैसों को इसकी बुक कीपिंग कर रहे हैं, हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कर दिया। इसी तरीके से हम लोगों ने कुछ टास्क को, जैसे लोग को हायर करना, फायर करना, उनके डिसिप्लिन को देखना, उनकी उनकी मोटिवेशन को देखना, ह्यूमन रिसोर्स को दे दी। तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, डिवाइड कर दिया तमाम कामों को इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। डिवाइड करने का मतलब अलग अलग कर देना। फिर लिखा हुआ है कि वो जो आपने टास्क को अलग अलग कर दिया, ये आपने क्या हॉरिजॉन्टली, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये हॉरिजॉन्टली किया है। नेचर के हिसाब से आपने टास्क को तोड़ा है, लेकिन इंटेंसिटी के हिसाब से भी तो तोड़ोगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 काम गए थे, 50 काम गए थे। अभी 50 के 50 सब थोड़ी मिलके करेंगे। मार्केटिंग में एक स्ट्रेटेजिक पर्सन होगा, एक टैक्टिकल पर्सन होगा, एक ऑप्शनल पर्सन, सॉरी एक ऑपरेशनल पर्सन होगा। ये जो 3 लोग हैं, इसमें से जो सबसे स्ट्रेटेजिक लेवल के, जो ऊंचे दर्जे के मार्केटिंग के काम होंगे, वो कौन करेगा? वो डायरेक्टर मार्केटिंग करेगा। और जो सबसे थके हुए काम होंगे कि कॉल करो, एसएमएस चला दो, सही है, ये कौन करेगा? ये सबसे निचला बंदा करेगा। ये भी मार्केटिंग का काम है। बगैर एसएमएस के थोड़ी काम चलता, बगैर कॉल के काम नहीं चलता है, वो निचला बंदा कर लेगा। तो काम सारे मार्केटिंग के थे, सारे सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के थे, लेकिन यस वर्टिकली, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी तो देखना पड़ेगा। तो पहले जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हॉरिजॉन्टल थी। अब क्या है, असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स। मेरी जेडी क्या है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये। फिर आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स, डाइवर्स को कह लो वर्सेटाइल। कुछ टास्क होती है जो वर्सेटाइल होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी होती है। ये कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है, जैसे कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो एडमिशन चल रहे हैं, उसमें जो पहली क्लास है वो सुबह 8:30 बजे। उन्होंने कहा कि यार, सेल्स वालों ने कहा कि सुबह 8:30 बजे क्लास है, तो बच्चे सुबह जल्दी आ जाए। तो फाइनेंस ऑफिस को कहा, फाइनेंस ऑफिस वाले यूजुअली आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आते हैं 11 बजे। बोले 8:30 बजे क्लास शुरू होगी, 10:30 बजे खत्म हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, आधा घंटा वेट नहीं करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 4 दिन जब बच्चे आएंगे, शुरू में पैसे लेकर आएंगे, नए नए नोट लेकर आएंगे, आप सुबह 8 बजे मस्त नहा धोकर आ जाओ। सही है। तो फाइनेंस ने बोला नहीं भाई, हमें तो नींद आती है, हम तो नहीं आ सकते। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम है पैसे लाना, तुम्हारा काम है पैसे पकड़ना। अगर तुम पैसे नहीं पकड़ोगे तो तुमने कोऑर्डिनेट नहीं किया डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के अंदर। समझ आए? हाँ। वो जो मैंने, हाँ, हॉस्पिटल वाली एग्जांपल तो दी थी ना, मैंने आज थोड़ा सा अलग कर दिया। हॉस्पिटल वाली एग्जांपल क्या थी कि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को ट्रेन किया गया बाकायदा। कि डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर तुम जो है ना डॉक्टर भी, लेकिन तुम कसाई भी हो। बोला कैसे? बोला ऐसे कि तुमने काटना है लोगों का जेब। बोला कैसे काटना है? बोला कि जब कोई यहां पर आए, तुम्हारे जो है चौखट पे आए, और वो अगर फार्मेसी में ना आए, और लैब में ना आए, और वार्ड में ना आए, और ऑपरेशन थिएटर में ना आए, तो मजा नहीं आए। तो एक बंदा खांसते हुए आएगा, और आप उसको अपनी हजारों रुपए की दवाइयां दिलवा के, हजारों रुपए के टेस्ट करवा के, हजारों रुपए के वार्ड में डलवा कर आप उसको ऑपरेशन ना कर दो तो मजा नहीं आएगा।
तो ये ऑर्गेनाइजेशनल टास्क डाइवर्स होते हैं। और तुम्हें लगेगा नहीं डॉक्टर बेचारा है, कभी कभी डॉक्टर भी कर रहा होता है। कैसे? डॉक्टर फार्मेसी वाले के पास जाता है, तेरे पास बंदे भेजूंगा, मेरा कमीशन देना। ओटी वाले को बोलता है, अबे भाई तुम्हारे पास ओटी में बंदा आ रहा है ऑपरेशन थिएटर में, तो जो भी तुम उससे ओटी के चार्जेस लोगे ना, उसमें 5% कमीशन मेरा होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन फुल चल रही है, बेहतरीन। क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट्स। क्लस्टर का मतलब होता है जोड़ना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जॉब्स को क्लस्टर कर देते हैं, मेगा डिपार्टमेंट बना देते हैं। आपके पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन बड़ी कैंपेन आ रही है, आपने मार्केटिंग और सेल्स की जोड़ के सेल्स एंड मार्केटिंग बना ली। तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स टूटते भी हैं और डिपार्टमेंट्स जुड़ते भी हैं। जरूरत होती है कि वो डिपेंड करता है जरूरत क्या है। डिपेंड डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है। क्या तुम लोगों के फॉर एग्जाम्पल, हाँ इसकी एग्जाम्पल है वैसे, क्लस्टर जॉब्स इनटू यूनिट। एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें बंदा मौजूद है, वो आईटी की चीजें परचेज करता है, उसको आईटी की नॉलेज है। एक बंदा मौजूद है एडमिन डिपार्टमेंट में, उसको आईटी का काम आता है, सही है, वो कंप्यूटर वगैरह सही कर लेता है। एक बंदा मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि क्लास मैनेजमेंट देखता है, और वो क्या करता है, इंटरनेट वगैरह चेक कर रहा होता है। इंटरनेट, कंप्यूटर, आईटी, प्रोक्योरमेंट, इन तीनों को जोड़ के आईटी डिपार्टमेंट बना लो ना यार, ताकि यही आईटी डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सबको फैसिलिटेट करे। नाउ दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया, समझ आ गया क्लस्टर। establishes relationship among individuals, groups, departments। इंडिविजुअल एक बंदा, ग्रुप बहुत सारे लोग, डिपार्टमेंट जिन बहुत सारे लोगों का नाम है। भाई फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में मैं एक इंडिविजुअल टीचर हूँ, सही है, आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप लोग एक ग्रुप भी हो। ये जैसे मैंने बोला, जो ऑन कैंपस अभी ये वर्कशॉप ले रहे हैं, ये एक ग्रुप है, हो गया ना। अब इसका कोई नाम नहीं, एक ग्रुप है, 4 लोग बैठे हुए हैं। इसी तरीके से एक ऑनलाइन का ग्रुप बैठा हुआ है, या आपके पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये आपके पास क्या हो गया, ग्रुप हो गया। डिपार्टमेंट क्या है? आप जब एंटर होगे राइट साइड पे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, आगे जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट उनके नाम है। अगर एक बंदा बैठा होगा वहां पे, तो आप समझ जाओगे फाइनेंस का बंदा होगा। आप पूछेंगे कि आप फाइनेंस हेड है, वो बोलेगा नहीं यार, वो मैं फैकल्टी हूँ, जरा सैलरी लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ये है कि आपका तुक्का सही है ना, कि यार जो बंदा खड़ा हुआ है तो फाइनेंस का हो सकता है। हाँ, अगर एक बंदा मार्केटिंग में जाता है और बोलता है आप फाइनेंस मैनेजर है, बोलेगा चल जाए यहाँ से, क्या बोल रहा है यार, ये गलत बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है एक इंडिविजुअल का, आप लोगों का। देखो ना, एक बात है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे ग्रुप के साथ क्या एक रिलेशन बन गया, कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, पढ़ रहे हैं। तो हमारा एक इंडिविजुअल के साथ, एक इंडिविजुअल ग्रुप के साथ, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ। अब जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं, एडमिन डिपार्टमेंट आएगा। वो एडमिन डिपार्टमेंट बोलेगा हमें कैंपस बंद करना है सर, आप कब तक पढ़ाएंगे? तो एक डिपार्टमेंट मुझसे बात कर रहा है। तो एक डिपार्टमेंट इंडिविजुअल से, सॉरी, एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से, एक इंडिविजुअल ग्रुप से, एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल से बात कर सकता है। एक ग्रुप से बात कर सकता है, एक ग्रुप एक डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, एक डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। ठीक हो गया। ये कौन सिखाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर लिखा हुआ है स्टैब्लिशेस फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? रिटन, ऑफिशियल। एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बना दी कि इससे आगे पीछे तुम नहीं जा सकते। एलोकेट्स एंड डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है। इनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं 2 तरीके से। एक होता है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और एक नॉन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर और ऑन्टरप्रनोर किस में जाएगा? ह्यूमन में। और कैपिटल और नेचुरल रिसोर्स का जाएगा नॉन ह्यूमन में। भाई फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर लोग ह्यूमन रिसोर्स को तो मैनेज कर रहे होते हैं, यार इस डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिए ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया है। किसी डिपार्टमेंट में आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, लैपटॉप, कैमरा, फोन, माइक वगैरह सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वीडियोस वगैरह बनाता है। एक डिपार्टमेंट के पास जो है वो कैपिटल गुड्स अलग होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी। वहां पे उनके पास क्लीनिंग प्रोडक्ट होंगे, क्लीनिंग एजेंट्स होंगे, मॉप्स होंगे वगैरह, क्योंकि जेनिटोरियल स्टाफ है। कुछ के पास वेपन इक्विपमेंट वगैरह होंगे। तो रिसोर्सेज रिसोर्सेज जो डिपेंड करता है इनकी एलोकेशन, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। एक मार्केटिंग में जो एक बिल्कुल निचले लेवल का बंदा है, उसको कंप्यूटर दिया हुआ है, बोलेगा मुझे भी लैपटॉप तो अपने सर को दिया हुआ है, बोलेंगे तुम्हारे सर मीटिंग पे जाते हैं, तुम्हारा चेहरा मीटिंग वाला नहीं, मतलब तुम्हारी डेजिग्नेशन मीटिंग वाली नहीं, सही है। हाँ, सिक्योरिटी वाले को बंदूक दी, हमें क्यों नहीं दी? पता चला उसने लोड की, उसके पैर में फायर चल गए, तो इसलिए बोला तुम्हें बंदूक नहीं दे सकते, तुम कमजोर हो। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले पैराग्राफ में सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के 3 फायदे बताएं, गलत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करने के 3 नुकसान बताएं। अगर तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से सूटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हो तो 3 फायदे होंगे। नंबर 1 कि एम्प्लॉय खुश होंगे। नंबर 2 वो खुश होंगे तो काम ज्यादा करेंगे तो ग्रोथ ग्रोथ जो कंटिन्यूस हो जाएगी, और ग्रोथ कंटिन्यूस होगी तो पैसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर तुमने गलत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया तो 3 नुकसान होंगे। टेंशन क्रिएट होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये तुम कर लो, ये वो कर लेगा, ये मैं नहीं करूंगा, मेरी जेडी ये है, मेरा वो काम है। तो क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगी। टेंशन क्रिएट होगी तो काम ही नहीं होगा। इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस होंगी। इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस होंगी तो क्या होगा? लॉस होना शुरू हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ढिठाई नहीं छोड़ी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस गलती को नहीं सुधारा, तो आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट एग्जिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। फिर से सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के 3 फायदे। एम्प्लॉय खुश होगा, कंटेंट होगा, सही है, ग्रोथ कंटिन्यूस होगी और प्रॉफिट होगा। गलत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के 3 नुकसान। टेंशन क्रिएट होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान में। इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस होंगी। इनएफिशिएंट का मतलब टाइम जाया होगा, कॉस्ट जाया होगी, एफर्ट जाया होगी, और लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर सुधरे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। एक सवाल आता है माइंड में, सर सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, गलत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इससे चैप्टर नंबर 2 का एक कॉन्सेप्ट याद आता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर देते हैं। तो सर अलग अलग किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि आपके पास एक ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो? आपके पास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन उसको चेंज करोगे। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली मैनेजर्स आर इनोसेंट, मैनेजर्स आर भोले, मैनेजर्स आर मासूम, मैनेजर्स आर नाइव। नाइव का मतलब क्या? नाइव नहीं, नाई नहीं है वो, मासूम है। नाइव NAIVE, वो भोले है, नादान है, मासूम है, बेचारे हैं वो। क्यों मासूम है वो? उनको लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हमने लगा दिया और वो बेहतरीन है तो पूरी जिंदगी वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चलेगा। दिस इज नॉट द केस। अगर तुमने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगा दिया है तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आगे जाके फेल हो सकता है। यस, एक कॉन्सेप्ट है पेस्टल, PESTEL। पेस्टल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। दूसरा ई क्या? दूसरा इन्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमी और ला, लॉ। सही है, कुछ लोग ला कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते लो, बोलते ला, बीच में नहीं रहते, लॉ। सही है। तो पेस्टल में पी पॉलिटिक्स, अगर एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो किसी को पसंद नहीं है, किसी का नाम नहीं लीजिएगा, कोई ऐसी हुकूमत है किसी को पसंद नहीं है, तो बहुत सारे बिजनेस बोलेंगे लो भाई हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, अब हमारा कराची से या पाकिस्तान से जाने का वक्त हुआ चाहता है। सही है। और क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं और पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस चले जाते हैं। फिर लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जैसे कोविड, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, बहुत सारे बिजनेस खुले, ऑनलाइन बिजनेस खुले। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस कोविड की पैदावार है, हम पी कोविड में आए थे, वाह। सही है, यस। सोसाइटी, बॉयकॉट। सोसाइटी ने एक KFC को गिराया और एक KFC को उठाया, लेकिन वो KFC ने अपने आप को गिरा दी। जो वो KFC गिरा है, कबाबजी फ्राइड चिकन, वो अपनी हरकतों की वजह से गिराया। उठाया किसने था? सोसाइटी ने। सोसाइटी ने, सही ना? तो सोसाइटी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आप क्या करोगे? अपने बिजनेस को चेंज करोगे। और फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, नहीं अच्छी होगी तो खराब होगा। और लॉ, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि बिजनेस जो है वो लीगल कंसिडरेशन की वजह से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आपके पास पेस्टल जैसी चीज मौजूद है, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो थ्रेड्स आ रहे होते हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन हर जगह एक जैसी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे यही होगा ना कि एक बंदे का डाउनफॉल आपका राइज हो सकता है, आपने उसको कैपिटलाइज करना है। हर उरूज को जवाल है। जब किसी का जवाल हो तो आप देखो कि आप उसको सक्सेस कर सकते हो, आप लाइन में खड़े हो जाओ, क्या पता आपका नंबर आ जाए, लेकिन उसके बिजनेस को लाइन में आके खड़ा
होना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर समझ आ गया। आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पर्पसेस समझ आ गए। आगे बढ़ जाएं, सवालात ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा का सवाल है सर, बिजनेस में प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों आते हैं? सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया करें, यहाँ सांस लेने का टाइम नहीं है। अभी मैं तुम लोगों के पास यहाँ बैठ के क्लास ले रहा हूँ। कर दूंगा बच्चों, कर दूंगा। मैंने अपने टीए रखा, उस बेचारे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मासूम बच्चा है वो, उसको ट्रेन करूंगा, इंशाल्लाह वो जवाब कर देगा। जब मैं क्लास में बैठा मैं कैसे रिप्लाई करूँ? मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अर्शिया के सर न्यू बुक से नवंबर के टाइम दे सकते? नहीं, ओल्ड बुक से दे दे, ओल्ड बुक से। न्यू बुक की बात हम करेंगे जनवरी अटेम्प्ट से, ठीक है? ये वो मीम है, तो दोनों में फर्क है कि तो हाँ, दोनों में बहुत फर्क है, न्यू बुक में और पुराने बुक में फर्क है। सही है। जो ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जा रहे हैं, कैसे अलग से बात कर रहा हूँ, जो ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में जा रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी आईटीबी पढ़ लिया, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस के अंदर जो चेंजेस आए ना, वो मैं 1 घंटे के लेक्चर के अंदर वो सारे चेंजेस पढ़ा दूंगा। चैप्टर कम हो गए तो वो तो नहीं पढ़ाने, तो वो चैप्टर डिलीट कर दिए। जो 8 चैप्टर्स में छोटी मोटी नेपटक्स है ना, जो चेंजेस हैं, उन सबको एक ही लेक्चर में उतार देना। वो पढ़ो और अपडेट खत्म। जिंदगी गुलजार है, टेंशन ही नहीं है। मैं टेंशन कम करना चाहता हूं, लोग टेंशन लेना चाहते हैं। हाँ, सिर्फ ईगो का पार्ट देना पड़ेगा। 25 मार्क्स, 25 MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे, और 50 में से आपको 25 मार्क्स चाहिए होंगे। हर चीज आधी हो जाएगी। क्लस्टर वाली की एग्जांपल देते हैं, मैंने अभी क्लस्टर वाली एग्जांपल दी ना आपको वो। अच्छा, उजैन की एग्जांपल, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स से रिलेटेड चीजें हैंडल करेगा, ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिट से रिलेटेड चीजें हैंडल करेगा। सही, लेक्चर अपलोड होगा, बिल्कुल होगा, यूट्यूब पे होगा, ठीक है। पेस्ट, पेस्टल, पेस्टल, PESTEL। सर बिजनेस वाली बात तो बता दे, बिजनेस वाली बात ही तो बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, और क्या बता रहा हूँ? IQSF का क्या मतलब है? IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, इब्राहिम एंड काइद स्कूल ऑफ फाइनेंस। सही है। चलें, डन है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट नहीं करवा दूं? हिम्मत, ताकत, टेंशन तो नहीं है? मैं जब बहुत ज्यादा पढ़ाता तो फिर मेरी बैटरी चार्ज हो जाती वापस से, मैं पहले ड्रेन हो गया था, मैं चार्ज हो गया हूँ। तुम लोगों को तो मसला नहीं है भाई, तुम लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। सर बिजनेस में प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों आते हैं? यार ये सवाल का जवाब मैं, मेरा पता है अभी क्यों नहीं देना चाह रहा, एक नई कहानी खुल जाएगी। इस सवाल का जवाब ऐसे दे देते हैं। मैं इस क्लास से जैसे खत्म करूँ तो मुझे याद दिला देना। जैसे मुझे याद दिलाओगे ना, मैं ग्रुप में क्या करूंगा, वॉइस नोट डाल दूंगा। और ग्रुप में जैसे वॉइस नोट डाल दिया, आप आगे चला देना। सही है? जिसको भी चलाना है ना, उसमें बता दूंगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। क्लस्टर वाली एग्जांपल, क्लस्टर वाली एग्जांपल ले लो। मैंने भी आपको बताया क्लस्टर का मतलब होता है जोड़ना। क्लस्टर का क्या मतलब होता है? जोड़ना। अब क्लस्टर की एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपके पास जो है वो HR डिपार्टमेंट है, आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट नहीं। अब HR डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? लोगों को हायर कर रहा है, लोगों को ट्रेन और डेवलप कर रहा है, लोगों की अटेंडेंस देख रहा है, लोगों की प्रमोशंस वगैरह देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत बढ़ गए। अब क्या है कि कोई किसी को चमाट मार के भाग गया, कोई किसी से हरासमेंट का केस कर रहा है, कोई जो है बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी के पैसे खा गया है। अब अफरा तफरी हो गई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब HR डिपार्टमेंट ने बोला कि यार हम इनकी सैलरीज देखें, इनकी हायरिंग देखें, ट्रेनिंग डेवलपमेंट देखें, इनके कंडक्ट को देखें, इनके कंडक्ट को देखें। तो बोला कि यार वो तुम्हारे पास एक बंदा रखा हुआ है ना, इनको बोलो कि जरा नजर रखे। तो एक बंदा रख लिया, वो नजर रख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में एक और प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो गई। वो क्या है कि अब बंदा नजर तो रखे हुए, लेकिन हर वक्त तो नजर नहीं रख सकता। तो हुआ ये कि CCTV कैमरा लगा दिया। अब CCTV कैमरा को रखने के लिए सिक्योरिटी का जो स्टाफ थी ना, उसमें एक पूरा बंदा रख दिया जो कि सिर्फ CCTV कैमरा देखे। तो एक डिपार्टमेंट में एक और बंदा हायर कर लिया। अब एक डिपार्टमेंट में एक बंदा हायर करके कंडक्ट के लिए, एक CCTV के लिए हायर कर लिया। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 लोग और रख लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि एक बंदे ने बोला भाई मैं लोगों पे नजर रख सकता हूँ, लेकिन मैं हर वक्त तो ग्राउंड पे नहीं रहूंगा। उसने 2 लड़के रख लिए अपने पास, जो क्या करेंगे, चक्कर लगाया करेंगे। 4 लोग हो गए। बोले एक काम करो ना, ये जो HR डिपार्टमेंट में जो बंदा है, जो सब पे नजर रख रहा है, जो सिक्योरिटी में जो CCTV देख रहा है, और जो 2 लड़के रखे हुए जो ग्राउंड पे चलते रहेंगे, ये इनसे बोला कि जो छोटी मोटी चीजें परचेज करनी थी ना बाहर से, चाय कॉफी वगैरह लेनी, तो वो भी काम करवा लेंगे।
इन चारों को जोड़ के बना दो एडमिन डिपार्टमेंट। मैंने क्या किया, कुछ लोगों को क्लस्टर कर दिया एक नए डिपार्टमेंट में। क्लस्टर की दूसरी एग्जांपल हो गई, आईटी वाले मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, सही है, आपको फायदा हो जाएगा। क्लस्टर वाली एग्जांपल का मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, और बिजनेस वाला जवाब मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा किसने कहा पेस्टल, पेस्टल रिपीट कर दें। पेस्टल आपके पास वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को चेंज कर देते हैं। पॉलिटिक्स चेंज कर देती है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और लॉ चेंज कर दिया ना। द थिंग इज, जब ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गई तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसलिए चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से चेंज हो जाती है। आगे बढ़ जाए, की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नहीं आता नहीं। की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कुछ की एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, आपके पास लिखे हुए। मैंने आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन बताया था, साथ में बोला था डिवीजन, सही है। तो आपके पास डिपार्टमेंटलाइजेशन है, डिवीजन है। फिर मैंने आपको बताया था चेन ऑफ कमांड, मैंने आपको चेन ऑफ कमांड के साथ बताया था चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल बताया था, स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ कोई टॉपिक नहीं था। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ आपको लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट बताया था मैंने। और लास्ट में वर्क स्पेशलाइजेशन का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, डिवीजन ऑफ लेबर। डिपार्टमेंटलाइजेशन में जो मैंने आपको बताया था वही मौजूद है, इसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं। चैप्टर में डिपार्टमेंटलाइजेशन इससे ज्यादा नहीं बताया गया है। डिपार्टमेंटलाइजेशन सुन लो, कि जब एक ही प्रेमिसेस में, एक ही नाम के नीचे, एक ही छत के नीचे आप बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हो, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे, हाँ, टीएसए में डिवीजन है। डिपार्टमेंटलाइजेशन की एग्जांपल समझो। आप आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में एंटर हुए, आप राइट साइड पे गए, एक ऑफिस के ऊपर लिखा हुआ था एसीसी ऑफिस। अब वहां पे गए, आपने बोला कि मुझे एसीसी शुरू करना है, तो उसने बोला जी आप यहीं पे आके इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। एक बंदा जब एंटर हुआ, लिखा एसीसी ऑफिस, वो अंदर गया, बोला कि सॉरी ये एसीसी ऑफिस है, मुझे सीए करना है। तो बोले आप एक काम करें कि बराबर वाले रूम में चले जाएं, वहां पे आपको सीए की काउंसलिंग मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, एक सीए से डील कर रहा है, एक एसी से डील कर रहा है। दोनों का नाम क्या है, आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे मैंने चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसकी बेसिस पे, एक ही बिजनेस की बेसिस पे, बिजनेस को अलग अलग नहीं किया। लेकिन अगर तुम फॉर एग्जाम्पल जो है वो जाते हो, तबानीस जाते हो, तुम्हें अगर इंटरमीडिएट करना है, बीकॉम करना है, तुम तबानीस कॉलेज जाओगे। और तुम्हें अगर लेट सपोज सीए सीसीए करना है, तुम तबानीस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की तरफ जाओगे। तो ये एग्जाम्पल है डिविजन की। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम ही अलग कर दूं, चीजें अलग कर दूं, तमाम चीजें अलग कर दूं, दिस इज कॉल्ड डिविजन, सही है। डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिवीजन में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया था, तो मैं ऑलरेडी आपको कवर करवा चुका हूं। हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन अलग है ना। डिपार्टमेंटलाइजेशन में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस सीए, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस एसीसीए, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस अगर इंटरमीडिएट भी करवा रहे, हाँ, एक ही ब्रांड नेम के अंदर सारी चीजें हो रही है। और तुम्हारे उसमें ब्रांड नेम ही अलग अलग कर दिए, है ना। तो ये हो गया। डिवीजन की एक और एग्जांपल ले लो। मैंने आपको बताया था कि जो जैक मा है उसने अलीबाबा स्टार्ट किया। अलीबाबा बिजनेसेस को सेल और सर्व करता है। तो जब कंज्यूमर्स ने बोला कि हमारे लिए भी कुछ बनाओ, तो उसने अली बाबा के अंदर ही कंज्यूमर्स के लिए कुछ नहीं रखा, उसने अली एक्सप्रेस बना दिया, एक अलग ब्रांड क्रिएट कर लिया, अलग डिवीजन क्रिएट कर लिया, अली एक्सप्रेस। तो डिवीजन में क्या होता है, बिजनेस ही अलग कर लेते हो। अब वो चाहे कस्टमर की बेसिस पे हो, कंज्यूमर की बेसिस पे हो, सॉरी, चाहे वो कस्टमर की बेसिस पे हो, प्रोडक्ट की बेसिस पे हो, या फिर प्रोसेस की बेसिस पे हो, डिवीजन की बेसिस पे हो, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में वही तमाम काम आप करते हो इंटरनली। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड जो नीचे लिखा हुआ है, दूसरी लाइन से पढ़ो। एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वे डाउन टू द बॉटम। चेन ऑफ कमांड क्लैरिफाई करता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। फिर आपके पास लिखा हुआ है स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। एग्जैक्टली ये डायरेक्टली क्यों है, क्योंकि चेन ऑफ कमांड से समझो कि चेन ऑफ कमांड में जो मेरे पास जो अगला बंदा आ रहा है ना, वो मेरी सबऑर्डिनेशन में, तो मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल में वो आएगा, उसकी चेन के नीचे जो बंदा है ना वो मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल में नहीं आएगा। मैं डायरेक्टर हूं, मेरे अंदर 3 मैनेजर्स काम करते हैं, तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 होगा। लेकिन मेरी चेन ऑफ कमांड में जो चेन के अंदर ये 3 लोग आते हैं, उनकी चेन अलग से उतरेगी, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग होगा। तभी जो है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स सुपरवाइजर कैन इफेक्टिवली मैनेज, कि मैं इसको तो मैनेज कर सकता हूं, इसके नीचे वालों को मैं मैनेज नहीं कर सकता, वो मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल का पार्ट नहीं, मेरे चेन ऑफ कमांड का पार्ट नहीं है। चेन ऑफ कमांड में तो टाइम की एग्जैक्टली, ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अगर आपके पास सवाल आता है कि चेन ऑफ कमांड के डिसएडवांटेज क्या है, आप बोलोगे कि इसमें टाइम काफी वेस्ट होता है। पूछा जाएगा चेन ऑफ कमांड का एडवांटेज क्या है, आप बोलोगे चीजें जो है ना डिविएट नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट। लेकिन पूछेगा नहीं क्योंकि दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जैसे कि मैनेजर्स की कैपेबिलिटीज पे, उसकी मेंटल उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज पे। अगर एक मैनेजर जो है, फॉर एग्जाम्पल, वो पतला दुबला छोटी हाइट का है, लेकिन अगर वो बड़ी आवाज से और बड़े एटीट्यूड से लोगों को डराता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तुम्हारा दिन आखिरी होगा, अभी छोटा सा बच्चा यूं करके चिल्ला रहा है, आप लोग जी जी सर बिल्कुल ये काम हो जाएगा, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी है। फिजिकलिटी का मतलब क्या होता है, मैं हमेशा जो एग्जांपल देता था, आज मैंने उससे अलग एग्जांपल क्यों दी है, क्योंकि एक बंदा नेचुरली बड़ा है, फॉर एग्जांपल बोले हाँ भाई काम कर लो, वो बोलेंगे तुम तो टेडी बियर हो, तुम तो मैं बड़ा सा खतरनाक सा भालू समझ रहा था, तुम तो मासूम से क्यूटी हो, क्यूटी में तुम की हो। तो अगर एक बंदा, तो इसका फिजिकलिटी का मतलब है कि लिटरली एक बंदा कितना अपनी बॉडी से अथॉरिटी दिखा सकता है। तो अगर कोई छोटा पतला दुबला भी बंदा है तो उसकी फिजिकलिटी ऐसी है, तो वो क्या कर सकता है, कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा सकता है। और एक बहुत बड़ा सा आदमी है लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं संभाल पाएगा। फिजिक मेंटल एबिलिटी, कि एक बंदा काम है, कंपोज्ड है, कैलकुलेटिव है, वो क्या कर सकता है, चीजों को कैलकुलेट करता है, चीजों को प्लान करता है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। एक बंदा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, कि वो चलते फिरते मतलब हाँ भाई कैसे हो, और वो रोना शुरू हो गया, मैं भाई क्यों रोना शुरू हो गया, बोलता आज तक मुझसे किसी ने हाल नहीं पूछा है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, अरे भाई तो इतना जज्बाती है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा उसके पास। नेचर ऑफ मैनेजर्स वर्कलोड, मैनेजर का अपना काम ज्यादा होगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर अपने कामों में फंसा होगा, एम्प्लॉय पत्ते खेल रहे होंगे बराबर में। मैनेजर का अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल कब बढ़ जाएगा, जब उसका नेचर ऑफ वर्क कम हो जाए, क्योंकि मैनेजर का काम होता है लोगों को मैनेज करना, खुद काम करना नहीं, वो लीडर्स का काम होता है। तो यहाँ पे मैनेजर का अपना वर्कलोड कम होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। डिपार्टमेंट का काम ज्यादा होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा, डिपार्टमेंट का काम कम है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है। ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, अगर एम्प्लॉय फैले हुए ज्योग्राफिकली, कोई जो है ना किसी एरिया में, कोई किसी एरिया में, कोई किसी गली में, तो आप स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा नहीं रख सकते, समझेंगे नहीं। अगर नजदीक है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा दो, भाई इसी रूम में बिठा दिए 10 लोग और बोला सब मेरे सामने ही काम करो, करना पड़ेगा उनको काम, मैं जाके लैपटॉप पे नजर मारूंगा तो वो, मैं नेटफ्लिक्स को फौरन से शट डाउन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या है कि ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, लेवल ऑफ कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। अगर टीम का माइंड मिलता है ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, लेकिन अगर माइंड नहीं मिलता, तसाद होते, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएंगे। सही हो गया, स्पैन ऑफ कंट्रोल समझ आ गया। ऑर्गेनाइजेशन के दो शेप होते हैं, टॉल, नैरो, वाइड, फ्लैट। लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट को बता दिया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुनना काउंट करो, सीईओ है, डायरेक्टर है, सही है, फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट है, फिर ऑफिसर है, 5 लोग हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सीईओ है, डायरेक्टर है, और फिर क्या है, सीधा सीधा मैनेजर, सॉरी मैनेजर और ऑफिसर, असिस्टेंट नहीं है। तो एक का लेयर ऑफ मैनेजमेंट कितना है, 5, एक का लेयर ऑफ मैनेजमेंट है 4, सही है। अभी जो 5 है 4, इनको मैं लेवल में कैसे तोड़ सकता हूँ, ये 5 थे ना, तो मैंने क्या किया, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैंने कहा सीईओ एक बड़ा नाम है उसको टॉप में डाल दो, डायरेक्टर एक बड़ा नाम है उसको टॉप में डाल दो, मैंने कहा दोनों ही मैनेजर है, सीनियर मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, तो उनको मिडल में डाल दो, ऑफिसर को क्या कर दो, बॉटम में डाल दो, या ऐसे भी कर सकते हो। आपने कहा कि नहीं इतनी खिचड़ी नहीं बनानी, सबसे ऊपर वाले को सबसे ऊपर कर दो, सबसे नीचे वाले को सबसे नीचे कर दो, बाकी 3 को बीच में डाल दो। तो सीईओ टॉप पे चले गया, ऑफिसर नीचे चले गया, और मैनेजर्स और डायरेक्टर्स को मैंने मिड में कर दिया। द पॉइंट इज कि मैं जैसे चाहूं लेवल्स बनाऊं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कि एक ऑफिसर था उसने बोला कि मुझे भी एक सबऑर्डिनेट चाहिए, तो आपने उसके नीचे एक इंटर्न लगा दिया, तो 6 हो गए, सही। आपने बोला यार जो मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर है, ये जो मैनेजर और डायरेक्टर है उनके बीच में वो रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो सीनियर मैनेजर डाल दिया, 7 हो गई। तो लेयर्स बढ़ती चली जाती हैं। तो जितनी ज्यादा लेयर उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन टॉल। और याद रखना, जब ऑर्गेनाइजेशन टॉल होती है तो उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल को कम कर दिया जाता है, तो वो नैरो हो जाती है। तो टॉल, नैरो, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा, और स्पैन ऑफ कंट्रोल कम। और वाइड फ्लैट क्या होती है, वाइड का मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा, तो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट कम। सवाल ये है कि सर मैं दोनों के बेहतरीन चीजें क्यों नहीं ले लेता, मैं टॉल और फ्लैट क्यों नहीं कर, सॉरी मैं टॉल और वाइड क्यों नहीं कर लेता, ये लेयर्स भी ज्यादा हो स्पैन भी ज्यादा हो। ऐसा हो नहीं सकता, खर्चा बढ़ जाएगा, आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड वी हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो हमें क्या करना पड़ता है, चॉइसेस की तरफ जाना पड़ता है, या तो टॉल नैरो या वाइड फ्लैट। मैं टॉल वाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जन्नत नहीं है, यहाँ पे हर चीज नहीं मिल सकती, जन्नत में जाओगे तो बनाना टॉल वाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब डिसीजन मेकिंग पावर कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, एक बंदे या एक ग्रुप के पास डिसीजन मेकिंग हो, सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन मेकिंग को स्प्रेड आउट कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन। पहली हेडिंग में लिखा हुआ है। दोनों के अपने एडवांटेजेस है, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस है, तभी दोनों क्या करते हैं कि चल रहे होते हैं सवाल। तब भी तुम देखोगे ना, तब भी तुम देखोगे तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें लेयर्स कम होंगी, उनमें लेयर्स कम होंगी, स्पैन ज्यादा होगा, उनकी तो बड़ी बड़ी टीम्स होंगी। लेकिन अगर तुम देखोगे ना इसमें लेयर्स बहुत ज्यादा है, उसमें क्या होगा, काइंडली अपना कैमरा बंद कर दें। जहां पे आपके पास देखोगे ना कि बहुत बड़ी लेयर है, तो वहां पे तुम पता है देखोगे हर बंदे के अंदर 2 या 3 लोग काम करते हैं, एक दो लोग काम करते हैं, जैसे कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है। अभी तो एक रैंक होता है, उसके ऊपर सीधा बंदा आ जाता है, एक रैंक होता है उसके ऊपर सीधा बंदा आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक रैंक के 2 लोग हो, स्पैन बहुत कम होता है, लेकिन आपके पास लेयर बहुत बड़ी होती है। मेरे ख्याल से 13-14 रैंक्स होते हैं, 14 रैंक होते, 14 रैंक हो रहे हैं इसका मतलब ये। लेकिन हर रैंक पे या तो एक बंदा होता है, या कभी कभी 2 या 3 लोग होते हैं। नेवी का अलग है, आर्मी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, डिफेंस का अलग है, तो अलग अलग है, बट यही है कि 14-15 रैंक्स होते हैं। तो वहां पे क्या है, आपके पास लेयर ज्यादा है लेकिन स्पैन कम है। सही हो गया। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस है, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस है। 3 एडवांटेजेस है, मैं रीड नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, रीड कर लेना। नंबर 1, कि ओनर की जो इंटेंट होती है वो बिजनेस को बढ़ाने की होती है, तो वो जो डिसीजन करेगा वो इंटेंट के हिसाब से बेहतरीन होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनर्स नहीं है, कल को उन्होंने के काम करते कंपनी साफ करो निकलो, तो वो कर सकते हैं। वो करेंगे या नहीं कर वही एक अलग बात, लेकिन कर सकते हैं, पोटेंशियल है, लेकिन एम्प्लॉयर ये नहीं करेगा, ओनर ये नहीं करेगा। तो एडवांटेज क्या होगी सेंट्रलाइजेशन का, कि डिसीजन मेकिंग की इंटेंट साफ होगी। दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, क्योंकि डिसीजन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन कौन देंगे, एम्प्लॉइज। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्राइसिस में मैनेजर अच्छा डिसीजन कर सकता है, क्योंकि उसने अच्छे बुरे डिसीजन लिए होते हैं, तो उसके हाथ पांव नहीं कांपेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, कि यहाँ पे जूनियर और लोकल मैनेजर्स होते हैं, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा बेहतर नॉलेज होती है, ज्यादा बेहतर तरीके से वो डील को, कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, मोटिवेशन उनकी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, क्विकली डिसीजन मेकिंग हो जाती है। और कभी कभी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन इतने ज्यादा होते हैं, तो वो आप ओनर को बता भी नहीं सकते, आप बगैर बताए डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो पहला एडवांटेज, कि लोकल मैनेजर्स के पास नॉलेज ज्यादा होती है। दूसरा एडवांटेज, मोटिवेशन होती है। तीसरा, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। और चौथा, कि यहाँ पे जो है इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ऊपर जाके मैनेजर को तमाम बातें बताओ, तो आपको मैनेजर से कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं, खुद ही डिसीजन ले लो, ओनर से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिसीजन मेकिंग ले लो। सेंट्रलाइजेशन में हाँ, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अभी डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जब पिज्जा हट बंद हो रहा था पाकिस्तान में, तो हमारे जो लोकल मैनेजर्स ने सारे गलत डिसीजन लिए थे। जब वो बंद हो रहा था तो ऊपर यूएस को पता चला होगा, तो यूएस वाले ने बोला कि आप क्या करना है, इन्होंने ही चलाया, इन्होंने ही बनाया, यही डुबा रहे हैं, अब क्या डिसीजन लें। क्योंकि उनको पता अब क्या कर लेंगे आगे, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे ना। मैं जब किसी चीज का डिसीजन ले ही नहीं रहा, मैं अपने अपने बेटे को बोलूंगा बेटा जा तू घर चला ले, मैंने बोला तू घर चला ले, उसने मुझे घर चला ले, और वो 1 साल के बाद रहा, अब्बा खत्म हो गया सब। मैं क्या, सब खत्म हो गया मैंने। बोला आप मुझे बचा लो, मैं क्या बचाऊं, मुझे पता ही नहीं पिछले 1 साल में क्या चल रहा था। तो जब मुझे पता नहीं होगा तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पे रोज की जंग मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे पता है कि डिसीजन मेकिंग कोई भी हो, बड़े से बड़ी हो, मैं संभाल लूंगा। समझ आई बात, समझ आ गए। ये आपके पास जितने भी की एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े, वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब जिसका काम वो वही करे। इसके हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, वही दे देता हूँ। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों को हायर किया, A B C। ए का काम है कॉल्स कर, ए का काम है कॉल्स करे, मैसेजेस करे और सोशल मीडिया देखे, बी का भी यही काम है, सी का भी यही काम है। अगर आप तीनों को तीनों काम दे दोगे तो कोई भी स्पेशलाइज नहीं कर सकता, वर्क स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, और आपने डिविजन ऑफ लेबर भी नहीं किया। इसके कुछ नुकसान आते हैं। नंबर 1, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ए भी उस बंदे को कॉल कर सकता है जिसने बी ने कॉल की थी, और जिसको सी ने कॉल की थी, तो तीनों ही जब एक बंदे कॉल करेंगे, जो कस्टमर होगा उसकी हड्डी की भाग जाएगा, बोलेगा बार बार कॉल आती तुम्हारी तरफ से, हरास कर रहे हो तुम लोग मुझे। या एसएमएस एक बंदे की तरफ से आएंगे कि मोटापा दूर करे, मोटापा दूर करे, बोले भाई पता है मैं मोटा हूं, बार बार बता रहे हो तुम मुझे। 3 एसएमएस आए हैं, बंदा रात को रोते हुए सोएगा, बर्गर खा रहा होगा, बर्गर रख देगा, इतनी बेइज्जती हो गई मेरी। तो एसएमएस एक ही बंदे को जा रहे होंगे। तीसरा, सोशल मीडिया पे एक ही बंदे ने जो है ना वो 3 दफा पोस्ट लगा, 2 लोगों 3 लोगों ने 3 दफा पोस्ट लगा दी एक ही पोस्ट। वो बोलेंगे कि यार इतने डेस्परेट है कि एडमिशन के लिए सुबह भी एडमिशन ओपन, शाम में भी एडमिशन ओपन, रात में भी एडमिशन ओपन।
सही है, तो रिपीटेशन बहुत हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत हो जाता है। और तीसरा जो इसमें एक और नुकसान ये है, वो ये है कि यहाँ पे ना एफिशिएंसी नहीं डेवलप होती। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं पूरा दिन ही कॉल करूंगा ना, तो एक मोमेंटम सेट हो जाएगा 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद। यहाँ पे तो 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद मोमेंटम सेट होता, मेरा टास्क चेंज हो जाता। सुबह मैं कॉल कर रहा हूं, अभी मेरा इंजन गर्म होना शुरू हुआ है, मैंने 10 लोगों को फोन किया तो उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, अभी तो मैं रो के फ्री हुआ हूँ। अब मैं बोला जितने भी लोग बुरा भला कह, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं सुनने को तैयार हूँ, उतने में कॉल के टाइम खत्म होगा। दिन में 3 काम कर रहे हैं ना, तो वो एफिशिएंसी आएगी नहीं। एक बंदे को कॉल करवाओ, उसकी कॉल की एक्सपर्टीज बेहतरीन हो जाएगी, हर अच्छी बुरी कॉल्स को वो देख लेगा। एक बंदे को एसएमएस चलाओ, उसको पता चले किस डेमोग्राफी में, किस ज्योग्राफी में, किस तरीके से हमने एसएमएस चलाने हैं। और एक बंदे को सोशल मीडिया देखो, दिन में 3 पोस्ट लगानी है, बाकी पूरा टाइम क्या करेगा, वो कॉम्पिटिटर्स को देखेगा, वो इनसाइट्स लेगा, वो यूट्यूब पे समझेगा किस तरीके से आपने अपनी चीजों को बेहतर एनालाइज करेगा, एनालिसिस कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, वर्क स्पेशलाइजेशन। जिसका काम उसी को दो, तो ए बी सी को तीनों को अलग अलग काम दे दिए ताकि वो उसमें स्पेशलाइज करें। 2 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर जो मैंने आर्मी की एग्जांपल ली थी, जब हमने फोर्सेस की एग्जांपल ली थी, वो कहलाता है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक का मतलब है कि वो डिविएट नहीं करते, वो चेंज नहीं करते, एक ही तरीके से काम करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन गो विद द फ्लो, जहां हवा चल रही है वहां मैं उड़ जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ जिंदगी कि यार तुम्हें काम आता है तुम कर लो, अरे तुम्हें भी काम आता है तुम ये कर लो, जिससे जो काम हो जाए, काम होना चाहिए। मासूम लोग। ये आपके पास तमाम की एलिमेंट्स जो है टॉल और फ्लैट के हिसाब से लिखे हुए हैं, और तुम्हें समझ आ जाएंगे। तो ये वर्क स्पेशलाइजेशन, जिसका काम है वो वही करे, वर्क स्पेशलाइजेशन वही ना। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी वालों में या नेवी वालों में या जो भी फोर्सेस वाले हैं, अगर आप किसी की रैंक गलत बोल दो, गुस्सा हो जाएंगे। आप उनसे बड़ा रैंक भी बोल दो तब भी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हाई डिग्री ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन। साहब मैं यहां पे हूं तो आप मुझे यही बोलो, सही है, हाई डिग्री। अब लो डिग्री, अब फॉर एग्जांपल मैं आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस में हूँ, एक बंदा मुझे मैसेज करता है कि आप एडमिन में हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, कोई काम ही होगा। तो सर आप एक काम करेंगे कि आप मुझे जो है वो सी फैप की फीस बता देंगे। तो मैं उसको फीस बता देता हूँ, अरे भाई मुझसे फीस पूछी, अरे भाई मैं टीचर हूँ, बता दिया यार क्या हो गया, स्मेट्स ओके, फ्लेक्सिबल, सही है, लो डिग्री। डिपार्टमेंटलाइजेशन रिजिड होते हैं, अगेन वही, जब आपने वर्क स्पेस में रिजिड किया तो डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिस डिपार्टमेंट का काम है वही करे। मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था ना, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता था, अब मैंने सीए के पेपर्स पास किए, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई गलती कर रहा था ना, मैं बताता था चुप कर जाओ तुम्हारा काम है, अरे मैं हेल्प कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से, चलो निकलो, अरे बेइज्जती कर दी। यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस करूँगा, हाँ हाँ सर आप ही कर दे, ये ले तिजोरी खोलेंगे, ले पैसे गिन ले, इतना यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी, तुम जाके तिजोरी नहीं खोलना। सही है। मैनेजमेंट, लेयर्स आपके पास एक में ज्यादा होती है, एक में कम होती है, फ्लैट में तो सॉरी टॉल में ज्यादा होती है, फ्लैट में कम होती है। स्पैन में, अब टॉल में आपके पास स्पैन में नैरो होता है और वाइड। अब ये तो सारे समझ आ गए। सवाल ले लेते हैं, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक रह गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हिम्मत है पढ़ने की? सही है। सर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल अभी आ रहे हैं। डायरेक्टर सीईओ से ऊपर नहीं होता। देखो ये एक नई जो है ना वो डिस्कशन शुरू हो जाएगी, सीईओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये कल्चर टू कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सीईओ भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, सीईओ ऊपर डायरेक्टर नीचे। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सीईओ डायरेक्टर है ही नहीं, मैनेजर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सीईओ ही नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर है, मर्जी है। तो एक जगह हो सकता है पे डायरेक्टर और फिर वाइस प्रेसिडेंट है, तो कुछ भी हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें परेशान नहीं हो। मेरा का सवाल है सर, सीईओ और चेयरमैन में कोई फर्क नहीं होता, अलग अलग नाम है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन सीएम कहलाता है, चेयरमैन को प्रेसिडेंट कह लो, सीईओ को प्रेसिडेंट कह लो, दोनों को डायरेक्टर कह लो, ये सब एक दूसरे के नाम है। एक बंदा कह रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मुझे सीईओ कहें, तो ठीक है आपका नाम आपसे सीईओ है। तो एक अगर बोले मुझे सीईओ अच्छा लगता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगता है, तो आई आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। सही है। मोहम्मद हसन कह रहे हैं अमेजोन और वॉलमार्ट टॉल स्ट्रक्चर में फॉल करेंगे या फ्लैट में? फ्लैट में करेंगे, तो सोचो ना, फ्लैट में क्यों करेंगे, क्योंकि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, लोग ही लोग फैले हुए हैं, लोग ही लोग फैले हुए हैं, फ्लैट। हाँ बस। चेयर में,
चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर, कुछ भी हो, वो गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये ना सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इसको आंसर नहीं किया जा सकता क्योंकि 10 लोग 10 तरीके से बताएंगे। ये ओपन ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। चले, चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऊपर कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, या फिर उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, या प्रोफेशनल बिजनेस है, या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है। फिर लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एनेबल करे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो प्लान और डेवलप कर सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। सही है। फिर लिखा हुआ है कि अलग अलग किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, और कभी कभी एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी लग सकते हैं। ये कैसे होगा, इसके लिए तुम्हें पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे। फिर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ अप्रोचेस पे बेस करता है, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, स्किल्ड, अनस्किल्ड, स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट। स्किल्ड लेबर वो लेबर होता है जो पढ़ा लिखा होता है, स्किल्ड का मतलब है लिटरेट, एडुकेटेड। अनस्किल्ड का मतलब है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब स्पेशलाइज और मैनेजमेंट दोनों पढ़े लिखे होते हैं, बस फर्क ये कि स्पेशलाइज एक चीज में पढ़ा लिखा होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, और एक होता है सब में पढ़ा होता है, जैसे कि एमबीए, बीबीए। तो वो क्या करता है, वो हेड करता है चीजों को। फिर लिखा हुआ है ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हमने सुनी भी है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर वगैरह। कंटेम्पररी डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हमने नहीं सुनी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे अभी जाके। आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज, हमेशा याद रखना कि बिजनेसेस क्या करते हैं, अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि उसमें उनका टाइम जाया हो रहा होता है। ये कॉस्ट नहीं भी लग रही हो, टाइम, देखो कॉस्ट, सॉरी टाइम ज्यादा बड़ी यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं 100 रुपए में कर लूंगा, और ये काम मैं जो है वो किसी और से करवा लूँ तो 120 रुपए में होगा। तो मैं 120 रुपए के 20 रुपए बचाने के चक्कर में काम खुद कर रहा हूँ। मैं ये काम नहीं करूँ, किसी और से करवा के 120 रुपए में करवा लूँ, मैं इसकी जगह कोई और काम कर लूँ, उससे मैं 5,000 रुपए कमा सकता हूँ। 20 रुपए के चक्कर में मैं क्या करूँ, 5,000 रुपए प्रॉफिट छोड़ रहा हूँ। आईटी का इसका काम नहीं, तो बजाय इसके हम आईटी डिपार्टमेंट बनाए, हम बाहर से आउटसोर्स करके वो काम करवाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, मैं इसमें ज्यादा बेहतर हूँ। अब बच्चों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल आते हैं कि सर वो बता दें कि पॉलिसी कब से चेंज हो रही है, सर ये बता दें कि पोर्टल का लिंक कहाँ मौजूद है, सर ये बता दें कि यूट्यूब के लेक्चर्स कहाँ हैं, सर हैंड आउट दे दें। अब बोला ऐसे जवाब के लिए मैं टीए रख लूँ, क्यों? अगर टीए मेरे दिन में अगर 2 घंटे का ये काम कर देता है, इन 2 घंटे में वर्कशॉप करा लूंगा। समझे? नॉन कोर एक्टिविटीज। वर्चुअल नेटवर्क वो नेटवर्क होते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पता हो तो भी मसला नहीं, नहीं पता हो तो भी मसला नहीं है। 4 किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योरियल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स। रेडी हो? चले, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर की 9 बातें। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर की 9 बातें सुनने को रेडी हो? नंबर 1, कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर में ओनर डिसीजन मेकिंग करता है। क्या कहा? ओनर डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट नहीं करता। जो अभी आता हूं, ठीक है। ओनर डिसीजन मेकिंग करता है, डेलीगेट नहीं करता, आगे नहीं देता। तीसरा, कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रल फिगर है वो ओनर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व करती है उसके इर्द गिर्द। चौथा, यहाँ पे कोई फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, ओनर ने कहा दिन तो दिन, रात तो रात। लास्ट, कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती। 6, कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम सेल हो रहे होते हैं। 7, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने अर्ली फेजेस पे होती है। 8, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय का रिलेशन बेहतर होता है। 9, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेकार हो जाता है। आओ पढ़ते हैं। ए में देखो क्या लिखा हुआ है, डिसीजन कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर, पहली बात हो गई। बी में क्या लिखा हुआ है? डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट नहीं करता, 2 बातें हो गई। बी में क्या लिखा हुआ है? कि ये जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर के अराउंड घूमती है, 3 बातें हो गई। 4, फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। 5, ऑपरेशंस सिंपल होते हैं। 6, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम सेल हो रहे होते हैं। 7, ऑर्गेनाइजेशन अपने अर्ली फेज पे अभी नई नई स्टार्ट हुई, ताजा ताजा बनी है। 8, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन बेहतर होता है। 9, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ये फेल कर जाता है। हो गई 9 बातें। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर यानी यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन प्रमोट हो रही होती है। सही हो गया? कोई मसला?
जो लिखा था वही समझा दिया। भाई एक सवाल पूछा है, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर वाई। भाई मैं ओनर हूँ और तुम मेरे 4 एम्प्लॉयज हो, ठीक है। अब मैं ओनर हूँ, मैं ही ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। तो मैंने तुम लोगों को कहा कि यार आज तुम लोगों ने 2 घंटे ज्यादा काम करना है। तुमने बोला, भाई क्यों, ये क्या बात हुई? हमें तो आपने कहा था कि 5 बजे तक मिला, ठीक है चले जाओ। आपने बोला कि यार ये क्या बात हुई यार, चलो कर लेते काम। कुछ कर नहीं सकते ना। क्या करेंगे, वो जिद करेगा, हम बोले सेठ किया निजाम। तो सेठ तो यही करता है, बॉस तो यही करता है। क्या ये होना चाहिए? नहीं। क्या ये होता है? होता है। हम तो ये पढ़ेंगे ना जो होता है। और ये इंटरनेशनली भी होता है। एक सोल प्रोप्राइटर अपने एम्प्लॉय की जिंदगी अजाब कर देता है, क्यों? क्योंकि फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है। कॉर्पोरेट में 5 बज गए, मेरी छुट्टी हो गई, मैं डेस्क से उठ जाऊंगा। अगर मेरे बॉस ने मुझे कुछ कहा, मैं एचआर को कंप्लेन कर दूंगा कि मेरा बॉस कहता है कि लेट बैठो, तो मेरे बॉस को डांट पड़ेगी। तो उसमें अगर बैठेंगे तो फिर एक्स्ट्रा वो अलग चीज है ना। एक बंदे को बोले कि तुम्हें तो यार एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, मैं बोला मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, गेट इट, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे घर जाना है, मुझे फैमिली को टाइम देना है। हूँ था आप कौन हो कि जो आप मुझे रोकोगे? सही है। तो वहां पे आप उसको शटअप कॉल दे सकते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो वो पीछे जो ना वो रोने लगे से बचना शुरू करता। सही है। अच्छा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की 6 बातें, 2 बातें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप पीपल बेस्ड ऑन देयर कंपेरेबल स्किल्स एंड सिमिलर टास्क दे परफॉर्म। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं उन लोगों को एक साथ ले आता हूं एक डिपार्टमेंट में जिनकी स्किल्स कंपेरेबल है। एक बंदे ने कहा कि मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में। एक बंदे ने कहा मैंने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में। मैंने कहा ओ हो, तुम तो बिल्कुल ही अलग अलग काम करते हो। मास कॉम वाले को बोला तुम फाइनेंस देखो, मार्केटिंग वाले को बोला तुम एचआर देखो। मुझे पागल हो गए हो क्या? मार्केटिंग वाले की भी कम्युनिकेशन बेहतरीन है, मास कॉम वाले की भी कम्युनिकेशन बेहतरीन है, ये सेलिंग एडवर्टाइजिंग का काम कर सकते हैं। कंपेरेबल स्किल्स। सही है, इनको एक ही जगह मार्केटिंग में डाल दी। एक बंदे ने कहा यार मैंने सीए किया हुआ है, और एक बंदे ने कहा कि मैंने एमएस अकाउंट्स एंड फाइनेंस किया हुआ है, तो मैं इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ भेजूंगा। कंपेरेबल स्किल्स और सिमिलर टास्क दे परफॉर्म, एक ही जैसा काम करते होंगे। सही है। तो उसका नाम क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और फंक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है। मार्केटिंग का फंक्शन फाइनेंस के फंक्शन से अलग होता है, लेकिन एक बिजनेस फंक्शन के अंदर तमाम एक्टिविटीज एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पे जो मैथ कॉम वाला और जो एमबीए मार्केटिंग वाला है एक जैसे ही काम करेंगे, बस ये होगा कि इंटेंसिटी आगे पीछे हो सकती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप पीपल टुगेदर बेस्ड ऑन देयर कंपेरेबल स्किल्स एंड सिमिलर टास्क दे परफॉर्म, पहली बात हो गई। दूसरा, कि यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल से मीडियम साइड पे जाती है, तो वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेहतरीन हो जाता है। तो एंटरप्रेन्योर से निकले और यहाँ पे चले गए। यहाँ पे इसके 2 एडवांटेजेस। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, भाई आसानी से समझ आ जाएगी। तुम्हें जॉब के लिए जब अप्लाई करना होगा, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे, तुम एचआर डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे ना, एचआर के बंदे को सीवी भेजोगे। चाहे तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो, तुम सीवी भेजोगे एचआर को। फिर एचआर तुम्हारा इंटरव्यू करके तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू करवाएगा फाइनेंस हेड से, क्योंकि मुझे पता है कि एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है। वो मुझे रिसोर्स, मैं रिसोर्स हूं, मुझे मैनेज करने के लिए मुझे इंटरव्यू करेगा, और उसके बाद मुझे मेरे डिजायर डिपार्टमेंट में भेजेगा। मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए इवेंट के लिए, मैं जो है लोगों को मैं कंपनी को जो है वो रीच दे रहा हूँ, एंगेजमेंट मार्केटिंग दे रहा हूँ, तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, वो मुझे स्पॉन्सरशिप देंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं जाऊंगा। पैसे वो फाइनेंस से लेके देंगे, लेकिन मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा। ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। और दूसरा, यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन प्रमोट होती है, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसका जो काम वही करे। ठीक है। इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2 डिपार्टमेंट जो बिल्कुल नेचर में ही अलग है, वो एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं? तो फड्डे होते हैं। और जब फड्डे होते हैं तो क्या होता है? कम्युनिकेशन रुक जाती है। लास्ट जो आपके पास पॉइंट था कि कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है, हिंडर हो जाती है, रुक जाती है। मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि हमें फंड चाहिए, फंड चाहिए, और फाइनल लगे तुम जाया करते हो, तुम चोरी करते हो। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले पूरा पूरा टाइम निकले होते हैं, काम कर रहे होते हैं। फाइनेंस वाले को लेंगे तुम अपनी सीट पे बैठे हो तो तुम कोई काम काज नहीं करते हो। भाई जो अपनी सीट पे बैठा है वो भी काम कर रहा है, जो ग्राउंड पे निकला है वो भी काम कर रहा है। इनका नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। वो फाइनेंस वाले जाके थोड़ी कोई रोडों पे बैठ के फाइनेंस करेंगे, अकाउंटिंग कर रहे बैठ के, नॉट पॉसिबल। तो दोनों के काम है, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे को समझेंगे नहीं, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखो यहाँ पे लोगों को ग्रुप किया जाता है उनकी कंपेरेबल स्किल्स की वजह से। पहली बात, यहाँ पे स्मॉल से मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ये चलता है। दूसरी बात, लिखा हुआ है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है सिंपल टू अंडरस्टैंड,
और लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। दो एडवांटेजेस, दो डिसएडवांटेजेस क्या, कम्युनिकेशन रुक जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है, और इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। 6 बातें हो गई। आगे बढ़ जाए तो प्रॉब्लम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। सही है। अब आपके पास है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इतनी ग्रो कर जाती है कि वो अपने ऑपरेशन को संभाल नहीं पाती, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हो प्रोडक्ट की बेसिस पे, कस्टमर की बेसिस पे, प्रोसेस की बेसिस पे, ज्योग्राफी की बेसिस पे। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसके 4-5 प्रोडक्ट है, 4-5 ही तगड़े प्रोडक्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, हमारे ऑपरेशन इतने बिखर गए कि शायद कोई एक प्रोडक्ट जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बना बनाया ब्रांड खराब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट डिविजन कर लेते हैं, प्रोडक्ट के अपने भी कंपनी बना लेते हैं। सही है। जैसे कि पेप्सिको है, पेप्सिको के पास बेवरेजेस भी हैं, जूसेस भी हैं, उनके पास मिनरल वाटर भी है, और उनके पास स्नैक्स भी है। तो उन्होंने कंपनी बना दी लेज, उसमें लेज, वेवी, कुरकुरे वगैरह के सारे स्नैक्स आ गए। एक अलग कंपनी हुई प्रोडक्ट की, अब वो सिर्फ स्नैक्स पे फोकस कर रहे हैं, स्नैक्स पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है। अभी दूसरा जो आपके पास है वो है बेवरेजेस, उसका नाम रख दिया पेप्सी। उसमें पेप्सी, 7 अप, इनकी मेरिंडा होती है मेरे ख्याल से, पेप्सी वाले की फैंटा नहीं होती, वो कोक होती है। ठीक है। और ड्यू वगैरह इन्होंने, 7 अप हो गई, और एक्वाफीना पानी, और जो जूसेस है जैसे कि स्लाइस वगैरह। 4 कंपनीज बना दी, 4 अलग अलग प्रोडक्ट कर दी। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है जनरल मोटर्स की। जनरल मोटर्स एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके 4 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। उसने कहा कि यार हम अपने ब्रांड्स को संभाल नहीं पा रहे, काम करते ब्रांड्स की अपनी अपनी कंपनी बना दें। उन्होंने बना दी शेवरले की कंपनी, शेवरले गाड़ियां वही बनेगी, बोइक बोइक गाड़ी वही बनेगी अपनी कंपनी में, जीएमसी अपनी कंपनी में बनेगी, और कैडलेक अपनी कंपनी में बनेगी। तो चारों प्रोडक्ट को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कंपनी बना दी। अब उनकी अपनी अलग अलग मार्केटिंग हो रही है, उनका अलग अलग एचआर है, उनका अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस हैं, खुद से बना रहे हैं, खुद से सेल कर रहे हैं, आपस में कॉम्पीट भी कर रहे हैं, और ओवरऑल कंपनी को भी बढ़ा रहे हैं। फिर आता है कस्टमर डिवीजन। कस्टमर डिवीजन में हम कस्टमर के हिसाब से बिजनेस को तोड़ सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी अलीबाबा वाली, कि अलीबाबा एक डिवीजन था, वो बिजनेस उसको डील कर रहा था। हमने एक और डिवीजन बना दिया अली एक्सप्रेस, उसमें क्या हो रहा है, कंज्यूमर को डील किया जा रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, उन्होंने एक और बनाया टी मॉल। टी मॉल वहां के जो लोकल कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनको डील डील करने के लिए, यानी कि अली एक्सप्रेस अलीबाबा वालों का वहां पे एक मॉल खुला हुआ जो अलग अलग जगह पे होंगे, उसका नाम क्या कर दिया, टी मॉल। तो जिसको क्या करना है, वहीं से जैसे हम टेलीमार्ट के स्टोर्स पे जाते हैं, तो उन्होंने वहां पे क्या किया कि जो वहां के चाइना के जो लोकल कंज्यूमर्स है, तो उसने 3 सेगमेंट कर दिए, डिविजन कर दिए कस्टमर के, एक बिजनेस, एक इंटरनेशनल कंज्यूमर्स, और एक लोकल कंज्यूमर्स, है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी जॉनसन एंड जॉनसन की। जॉनसन एंड जॉनसन के 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको 3 कंज्यूमर में तोड़ दिया। कुछ यूनिट्स क्या करते हैं, वो बनाते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि हम कंज्यूमर परचेज करते हैं। कुछ वो बनाते हैं दवाइयां जो कि फार्मेसीज परचेज करती हैं। कुछ वो बनाते हैं लैब इक्विपमेंट्स जो कि हॉस्पिटल परचेज करते हैं, लेबोरेटरीज परचेज करती हैं। बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, ये रिवीजन है। मैं पढ़ा दूंगा, फंक्शनल रिपीट मसले की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फॉलो करो, मैं अभी क्लास के एंड में रिवाइज करा देता हूँ। सही है। मोहम्मद हसन कह रहे हैं यूनिलीवर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तुम खुद सोचो, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हुए लोग घबराते हैं। आपको पता है यूनिलीवर का एक शेयर की क्या प्राइस होगी? उसकी एक शेयर की प्राइस होगी $3000। आप बोल रहे हो कि वो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनिलीवर के आगे तो लोग कांप जाते हैं। यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले, अरे बड़े बड़े नाम है यार, ये तो कब से डिवाइड कर चुके होंगे। इनकी तो डिवीजन भी बड़ी बड़ी खतरनाक होगी। इनकी प्रोडक्ट डिवीजन भी होगी, इनकी इनकी कस्टमर डिवीजन भी होगी, इनका प्रोसेस डिवीजन भी होगा, इनका ज्योग्राफिकल डिवीजन भी होगा, और इनके मल्टीपल डिविजन और भी होंगे। सही है। ये आपके पास है कस्टमर डिवीजन हो गया। फिर आपके पास आ जाता है प्रोसेस डिवीजन। प्रोसेस डिवीजन जो है, इसमें क्या होता है, बिजनेस के प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस की बात करो तो 3 प्रोसेस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आपके बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है कि आपने प्राइमरी एक्टिविटीज को अलग कर दिया, सेकेंडरी को अलग, टर्शरी को अलग। इम्तियाज की एग्जांपल लो। इम्तियाज पहले क्या करता था, लोगों के प्रोडक्ट सेल करता था। इम्तियाज ने बोला अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर दे। जब उसने अपना प्रोडक्ट बना के सेल करना शुरू किया, उसने इम्तियाज के नाम से नहीं बेचा, पूनम के नाम से बेचा। और जो वो है सैनिटाइजर्स वगैरह, वो अलग नाम से, होम डेकोर करके कुछ है शायद। द पॉइंट इज इम्तियाज के नाम से क्यों नहीं बेचा? उसने बोला कि मैं एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं, यस, और भी जगह, वेरी गुड, और भी जगह बिकेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिवीजन क्रिएट कर दिया। अब एक प्रोसेस क्या है, वो चीजें बनाते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी उन्होंने अलग बिजनेस कर दिया।
तो वो क्या हो गया, प्रोसेस डिवीजन एक अलग हो गया। बेच रहे हैं इम्तियाज पे, तो जो उनकी टर्शरी एक्टिविटी है, टर्शरी नहीं, टर्शरी एक्टिविटी जो है वो उन्होंने अलग कर दी, बेचेंगे हम इम्तियाज से, और जो अगर कोई और बेचना चाहे तो अपनी दुकान में रखे, कोई टेंशन नहीं है। और प्राइमरी एक्टिविटी उनके अपने फार्म्स भी मौजूद है, तुम्हें पता है, जहाँ पे वो पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, सब कुछ है। तो वहीं से मीट और वहीं से जो मिल्क वगैरह वो क्या करते हैं, सोर्स कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है बो वाटर थंडर बे की। एक ऐसी कैनेडियन कंपनी है जो कि लकड़ियों को हार्वेस्ट करती है और पेपर बनाती है। तो जो लकड़ी को हार्वेस्ट करने का अलग डिवीजन कर दिया, उसको प्रोसेस करना अलग डिवीजन कर दिया, उसको सेल करना एक अलग डिवीजन कर दिया, प्रोसेस डिवीजन। जियोग्राफिकल डिवीजन एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया। भाई तुम पाकिस्तान की मार्केट देख लो, तुम इंडिया की मार्केट देख लो, या कॉन्टिनेंट, तुम एशिया की मार्केट देख लो, तुम यूरोप की मार्केट देख लो, एंड सो ऑन। तो अब वो जो मार्केट होगी वो वही देखेगा, हमारा ऐसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सही है। ये हो गया डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। मसला तो नहीं ना, कंटिन्यू करूँ ना? बस आखिरी रह गया, अब तो आखिरी रह गया, ठीक है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है। अब डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक रिलेशन में मैं किसी एक बंदे को जवाब दूं, दूसरे रिलेशन में मैं किसी और को जवाब दूं। मैं यहाँ पे लंबी कहानियां नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे आ रहा हूं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ देना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच से भी मैट्रिक्स बना सकता हूं। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होगा कि आपके पास फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा और आपके पास प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैंने जोड़ के मैट्रिक्स बना दिया। अब तुम यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग में सेल्स एंड मार्केटिंग हो रही है, फाइनेंस और एडमिन में फाइनेंस और एडमिन का काम हो रहा है। ठीक है। अभी जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर ए है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर ए आया, प्रोजेक्ट मैनेजर ए ने कहा कि भाई प्रोडक्शन बढ़ा दो। वो बोलेगा कि भाई मेरे प्रोडक्शन हेड ने बोला है कि तुम इतना प्रोड्यूस करो, तुम मुझसे प्रोडक्शन क्यों बढ़वा रहे हो? अभी वो किसकी बात मान रहा है, वो फंक्शनल हेड की बात मान रहा है। और प्रोडक्ट हेड बोल रहा है तुम प्रोडक्शन बढ़ा दो। प्रोडक्ट हेड ने बोला कि तुम देख रहे हो प्रोडक्शन को, मैं देख रहा हूं पूरे एक ही प्रोसेस को, पूरे एक ही प्रोसेस को देख रहा हूं। तुम सोचो मैं तुम्हारे पास आया हूंगा, इससे पहले मैं कहाँ गया था, मैं गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोला कि भाई मुझे ना इसकी कॉस्ट बढ़ा के दो, ताकि मैं क्या करूँ, इसकी सेल्स बढ़ाऊं। फिर मैं सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया था, मैंने बोला कि इसमें मैं कॉस्ट बढ़वा रहा हूँ, इस पे मैं रॉ मटेरियल, इसकी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हारे पास है इसकी प्रोडक्शन बढ़ाओ। तुम प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा कि फिर मैं सेल वाले को बोलूंगा ज्यादा बेचे, वो ज्यादा बेचेगा तो फाइनेंस वालों के पास पैसा आ जाएगा। मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं, तुम प्रोडक्शन देख रहे हो, तो अब तुम प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर ए जाएगा हेड ऑफ प्रोडक्शन के पास, वो उसको कहानी बताएगा, बोलेगा जो कह रहा है कर लो। तो उसके दो बॉसेस, तो कभी उसको प्रोडक्शन सुपरवाइजर ए को कभी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कभी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सिमिलरली सेल्स जो बी है, रिप्रेजेंटेटिव बी, ये गलती है इसके अंदर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बी जो है, जो बीच में, उसके पास प्रोजेक्ट मैनेजर बी आया, बोला सेल्स बढ़ा दो। उसने बोला कि भाई सेल्स मैनेजर ने कहा है कि इन सब की सेल्स इतनी होगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा तुम सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैं जो है प्रोडक्शन और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं, मैंने उसकी प्रोडक्शन बढ़वा ली है, अब तुम क्या करो उसकी सेल्स बढ़ा लो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बी को क्या करेगा, गाइड करेगा। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बी हेड ऑफ सेल्स के पास जाएगा, पूछेगा क्या करूं, ये बीच की हो जाएगा। बताने बताने का मकसद है सब में देखिए एग्जाम्पल दे ना। और सी वाला जाके ना फाइनेंस वाले को बोलेगा, फाइनेंस मैनेजर सी को बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो कि सी पे ज्यादा पैसे लगाओ। वो बोलेगा भाई सब पे मैं बराबर पैसे लगा रहा हूँ। वो बोलेगा मैंने एक को बोलते प्रोडक्शन बढ़ाओ, एक को बोला सेल्स बढ़ाओ, प्रोडक्शन के लिए पैसे चाहिए, सेल्स बढ़ेगी तो तुम्हारे पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा। तो बोलेगा तुम जो है वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कि एक दिन आके मुझे कोई बंदा बात बोलता है एक कैपेसिटी में, फंक्शनल कैपेसिटी में, दूसरे दिन बंदा आके मुझे प्रोडक्ट की कैपेसिटी में बात समझाता है, पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो एक तरीके से एक मैनेजर है, दूसरे तरीके से दूसरा मैनेजर बन जाता है। समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी घर पे रीड करोगे, जिसको नहीं समझ आए वो मुझसे पूछ लेना, रीडिंग इज द की। जो मैं आपको बता रहा हूँ घर जाके रीड कर लो, एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर मैं समझा दूंगा। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि लिटरली वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, इन अ सेंस कि इसका अपना कोई काम शायद नहीं होता। मैंने तुमसे कहा तुम क्या कर रहे हो, मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूँ सेट के एग्जांपल दे रहा हूँ।
तुमने कहा कि यार मैं आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, बोला किस चीज का? तो बोला मैं जैकेट्स बेचता हूँ। मैं कहाँ बेचता हूँ? बोला इंटरनेशनल। बोला भाई बेहतरीन काम कर रहे हो तुम। मैं कहाँ से जैकेट बेचते हो? बोला यार वो फैक्ट्री वाले के पास जैकेट मौजूद है, जब मेरे पास कोई सवाल कोई मांगता है जैकेट, मैं बेच देता हूँ। मैं तुम्हारे पास अपने जैकेट नहीं मौजूद है? बोलता है नहीं। मैंने फिर तो मैंने तुमने बोला कि मैंने तस्वीरें ली है दुकान पे जाके एक बंदे की, और उसको बोला कि तुम्हारी जैकेट अगर मैं बेचूंगा ना तो मैं क्या करूंगा कि तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 7,000 रुपए, इसके ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो मेरे। तुम 7 का बेचते रहो, मैं तुम्हें 7,000 रुपए दे दूंगा। अब मैं उसको 25,000 का बेचू मेरे। उसने बोला ठीक है भाई, मैं 4 बेच रहा हूँ, तू 4 और बेच दे, मुझे तो फायदा ही हो रहा है। तो मैंने उसकी तस्वीरें खींच के ऑनलाइन लगा दी। तो मुझे बात बताओ, प्रोडक्ट मेरा है? नहीं। दूसरा, कि जो मैं बेच रहा हूं, तो जो वेबसाइट पे मेंटेन कर रहा हूँ शायद वो वेबसाइट भी मैं नहीं बना रहा, मैंने किसी आईटी बंदे को रखा होगा, बोला वेबसाइट ई कॉमर्स की बना के, तो मुझे नहीं आती होगी, तो वेबसाइट भी मैं किसी और से बनवा रहा हूँ। तीसरा, जब बेचने की बारी आएगी तो मैं बेचूंगा कैसे? मैं किसी कुरियर कंपनी को बोलूंगा भाई लेके जा। तो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रिलाय करती है थर्ड पार्टीज पे, यानी कि स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर पे। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाइबल नहीं होती, नंबर 1 ये लिखा हुआ। इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाइबल नहीं होती, होती है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है, जाहिर सी बात है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, फोन पे, लैपटॉप पे, ईमेल पे, इन पे ही कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही होगी। और लास्ट, स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर होते हैं। मैं जब किसी भी एग्जांपल देता हूँ वो क्या है, आप एक फ्रीलांसर हो, आपके पास एक डिजाइनिंग का काम आता है, आप बोलते हो मैं डिजाइनर हूँ कर दूंगा, लेकिन डिजाइनिंग के साथ आपके पास ये भी काम आ रहा है कि आपने जो डिजाइन करना है, आपने उसके फ्लायर्स भी शहर में लगवाने हैं, आपने क्या करना है कि उसकी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करवानी है। आप बोलोगे ना मुझे फ्लायर्स लगवाने आते हैं, ना मुझे एक्टिविटीज करवाने आती हैं, तो भाई वो मैं कैसे करूंगा? तुम वो काम जाने दोगे? नहीं। तुम स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर ले आओगे, जो काम तुम्हारा है वो तुम करोगे, जो काम तुम्हारा नहीं है तुम किसी पार्टनर्स को ले आओगे, उनसे वो काम करवा लोगे, उस बंदे से पैसे लोगे, अपने पैसे तुमने लिए, उनके पैसे उनको दे दिए, और उनसे जो काम तुमने करवाया है उसकी भी तो फीस तुम रखोगे। तो तुम क्या हो? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है आइडेंटिफाइबल नहीं। क्या तुम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? तुम सबको फोन करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तुमने, ईमेल्स कर रहे हो, सही है, इनवॉइस वगैरह भेज रहे हो उसको। और तीसरा, कि तुम्हारे पास स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर है, वो जो फ्लायर लगवाने के लिए लोग हायर किए हुए हैं, वो एक्टिविटीज करवाने के लिए लोग हायर किए हुए हैं, मैंने लोगों से चीजें उधार पे ली हुई हैं, तो ये क्या है? स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर्स मौजूद हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की 3 बातें समझ आ गई? चलें फंक्शनल रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोगों को समझ आ गया आप लोग जा सकते हैं, बैठना है तो बैठे, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, मैट्रिक्स वाला रिपीट कर दूं? कहां से रिपीट करो बताओ? अच्छा कर देता हूँ, चलो ठीक है। पहले फंक्शनल बता दो, स्पीड में बताकर आ जाता हूँ, फिर कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था, अब मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा, अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, ताकि बात समझ आ जाए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या जो की वर्ड है वो क्या है? फंक्शनल। मैंने फंक्शनल के बारे में क्या पढ़ा था कि एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है। जब मैंने आईडीबी पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपके पास बिजनेस फंक्शंस हैं, जैसे कि फाइनेंस का, जैसे कि आईटी का, जैसे कि लॉ का, जैसे कि मार्केटिंग का, फाइनेंस का, ऑपरेशंस का, ये फंक्शंस है ना आपके पास। तो मार्केटिंग का फंक्शन फाइनेंस के फंक्शन से अलग है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिस्से कर दो फंक्शन की बेसिस पे, कि जिसका जो काम उसको उस फंक्शन में डाल दो। तो इससे क्या होगा? इससे फायदा ये हो जाएगा कि जिसका जो काम है वही करेगा, वर्क स्पेशलाइजेशन प्रमोट होगी, और आसानी हो जाएगी, हर बंदे को पता है ये मार्केटिंग है, ये सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, ये ब्रांडिंग देख रहे होंगे, प्रमोशंस देख रहे होंगे, ये फाइनेंस है, ये बुक कीपिंग करोगे, इजी टू अंडरस्टैंड। और डिसएडवांटेज क्या होगा? इनके फड्डे चलते रहेंगे, कम्युनिकेशन रुक जाएगी। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे हम फंक्शंस की बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से ही तोड़ते हैं, डिवाइड नहीं किया है, अंदर ही क्या किया इसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर इसका नाम अगर ये रख देते फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो क्या गलत होता? नहीं, तब ज्यादा बेहतर होता, क्लैरिटी आ जाती है। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं फंक्शनैलिटी की बेसिस पे। जोहा समझ आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कि मैंने जिसका जो काम है उस बंदे को उसी ग्रुप में डाल दिया, मैंने ग्रुप बना दिया, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, आईटी, और जिसका जो काम था उसको उसी में डाल दिया, तो उसके फायदे भी उसके नुकसान भी। उम्मीद है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया हो। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। हाँ, नहीं चैप्टर नंबर 4 नहीं हो सकता एक दिन में,
चैप्टर नंबर 5 एक दिन में नहीं हो सकता। हाँ, तो इनको हम क्या करेंगे, दो दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, तो चैप्टर नंबर 7 एक दिन में निकल जाएगा, चैप्टर नंबर 6 एक दिन में निकल जाएगा, चैप्टर नंबर 8 एक दिन में निकल जाएगा। अगर मैं चैप्टर नंबर 9 और 10 करवाता हूँ तो वो दो दिन लेंगे, दो दो दिन लेंगे वो। तो इस तरीके से एक दिन में इसलिए निकाला क्योंकि अगर मैं इसको 2 दिन में लेके चलता तो हमारा हर चैप्टर को दो दो दिन में लेके चलते तो बिल्कुल ही अक्टूबर के एंड या नवंबर में शुरू हो जाते। तो तुम रिवाइज करो थोड़ा सा घर पे, थोड़ा पढ़ो करो तो फाइट पास करो। ठीक है, किसी दिन मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं क्लास कॉल ऑफ कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ से कंपनसेशन मिल जाएगी। ठीक है, सही है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। दो आपके पास फ्रेजेस होते हैं, डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे एक बंदे के दो बॉसेस होते हैं, जैसे कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। हम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जितने भी टीचर्स हमारे दो बॉसेस हैं, मुर्तुजा गाइड और मोहम्मद इब्राहिम। दिस इज डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल है, सबको पता है। दिस इज नॉट एन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये मैट्रिक्स पता है कैसे हो जाती है? ये मैट्रिक्स ऐसे हो जाती है कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में मैं टीचर हूँ तो मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, सर मुर्तुजा सर इब्राहिम को, एज अ टीचर। सही है। और फॉर एग्जाम्पल ये मुझे कर लेते हैं कि ये मुझे मार्केटिंग में डाल देते हैं। ये मुझे कहते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या करना है कि आपने मार्केटिंग करनी है, आपने बच्चों को गाइड करना है। तो मार्केटिंग का हेड कौन है, ताहिर है। तो अगर इनको कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करवानी होगी तो मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, ताहिर को। लेकिन अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, मुर्तुजा इब्राहिम को। ताहिर मेरे पास आता है, ताहिर मुझे कहता है कि यार आप ना सही नहीं पढ़ा रहे हो, तो आप जो है ना सर अपनी टीचिंग को सही कर लो। तो मैं बोला यही बात मुझे सर मुर्तुजा इब्राहिम बोलेंगे। बोलेगा भाई मैं आपका मार्केटिंग हेड हूँ। मतलब आप मुझसे मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे, आप मुझसे टीचिंग की बात करो। अगर मार्केटिंग का मसला है तो आप मुझे बोलो तो फिर मैं आपको जवाब। सर मुर्तुजा इब्राहिम मुझे बोलेंगे तो मार्केटिंग सही नहीं कर रहे हो। मैं बोलूंगा आप ताहिर से बात करो, ताहिर मुझे बता देगा। डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ना, तो मुझे पता चल जाएगा। डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये समझ आ गया। अब लिखा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच भी कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा फोकस है वो प्रोजेक्ट पर है। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास पहले एक ही प्रोडक्ट था। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ तक देखूं तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ए। अब जब प्रोडक्ट ए है तो प्रोजेक्ट मैनेजर ए नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर ए नहीं है, जिंदगी गुलजार है। प्रोडक्शन वाले ए को प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले उसको सेल करते हैं, फाइनेंस वाले उसके लिए पैसा लगाते हैं। कोई टेंशन ही नहीं है। इन्होंने बोला बिजनेस ग्रो कर दिया, बी खोल दो। अभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर बी नहीं है। ए और बी प्रोड्यूस करे, ए बी सेल करे, ए बी फाइनेंस करे, अभी भी कोई टेंशन नहीं है। जब सी आया तीन प्रोडक्ट हो गए, अब समझ नहीं रहे, जगल नहीं कर पा रहे। कभी ए से फोकस हट जाता है प्रोडक्शन पे, कभी ए से प्रोडक्शन सेल्स पे फोकस हट जाता है, कभी फाइनेंस का फोकस हट जाता है। बोला यार ऐसे तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं होगी या फाइनेंस नहीं होगा तो ए तो फेल कर जाएगा। सेम गोज फॉर बी और सी। हो सकता है ना शेक कर जाएंगे। तो बोला एक काम करो कि इनके लिए अपने प्रोजेक्ट मैनेजर रख लो, कि प्रोडक्ट ए एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को चलाना है। तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर ए। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को ए को कह दिया कि तुमने ए को संभालना है, कि तुमने इस बच्चे को संभालना है, इसका खाना पीना भी देखना है, इसको नहलाना भी तुमने है, इसको खाना भी तुमने खिलाना है, इसको पढ़ाना भी तुमने, इसको स्कूल भी तुमने भेजना है। तो यानी कि इसको हेड ऑफ, इसकी प्रोडक्शन भी तुमने देखनी है, इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग भी तुमने देखनी है, और इसके फाइनेंस भी तुमने देखना है। सिर्फ एक है, ये ए तुम्हारा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको बड़ा करना है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इसको तुम लेके जाओ बेहतरीन। सही है। प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं ए भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बी भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सी भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा फोकस है प्रोडक्शन का। मैंने सबके 100 यूनिट प्रोड्यूस करने। टू हेल विद कि अगर उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो 200 भी हो रही है, मुझे 100 प्रोड्यूस करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर याद लगा, हेलो ये भाई उसकी सेल ज्यादा हो रही है, आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकता। तो अल्टीमेटली क्या होंगे कि आपके प्रोजेक्ट ग्रो करेंगे, आपके प्रोडक्ट ग्रो करेंगे, ए बी सी। तो यहाँ पे ये जो हर सुपरवाइजर है ना, वो दो लोगों को जवाब दे, एक अपने फंक्शनल हेड को और एक अपने प्रोजेक्ट हेड को। समझ आ गई? कोई टेंशन? चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ हाँ, समझा देता हूँ समझा देता हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। एक सवाल रह गया था, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लग सकते हैं कि नहीं लग सकते। प्रोसेस प्रोसेस डिवीजन की मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। प्रोसेस डिवीजन की मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ।
केएफसी। केएफसी जो है वो काफी सस्ते बर्गर्स बेच रहा होता है मैकडोनल्ड्स के मुकाबले। उसका रीजन क्या है? उसने आपको उसने अपने आप को वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ भेजा। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि वही प्रोड्यूस करते हैं, वही सेल करते हैं और वही प्रोसेस करते हैं। अब पहले केएफसी क्या क्या करता था, बर्गर बनाता था, प्रोड्यूस करता था और सेल कर देता था। लेकिन बर्गर बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो परचेस करता था, बन, चिकन। उन्होंने क्या किया, अपना पोल्ट्री फार्म खोल लिया। पोल्ट्री फार्म खोला तो उसके अंदर मुर्गियां भाग रही हैं, अंडे दे रही हैं। तो वो जो आप कोट करते हो जो जिंगर का, उसके लिए अंडा चाहिए तो उनके पास से आ रहा है। सही है, जो चिकन चाहिए वो उनके पास से आ रही है। फिर इसके अलावा उन्होंने शायद अपने लिए जो है ना वहाँ पे डेयरी फार्म भी खोल लिया होगा। तो गाय वगैरह भी खड़ी होगी, भैंसें भी खड़ी होगी, दूध वगैरह भी आ जाता है। दूध से जितना भी डेयरी प्रोडक्ट आ जाता है, ये जो बन में आप वो डालते हो, दूध डालते हो, या फिर जो चीज बनाने के लिए आपको चाहिए होता है, या फिर आपको सॉसेस बनाने के लिए आपको चीजें चाहिए होती है, तो आपको वहीं से मिल जाएगा। जो आपको बटर बनाने के लिए चीजें चाहिए होती है, आपको वहीं से मिल जाएगा। उनकी एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड है, वहीं से उनको फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिल जाती है। तो केएफसी ने क्या किया कि तमाम प्राइमरी एक्टिविटी खुद कर ली। उस केएफसी की प्राइमरी एक्टिविटी का नाम तुम्हें पता है? हमें नहीं पता। वो किसी भी बिजनेस के नाम से चला रहे हो। यस। तो उन्होंने एक प्रोसेस खोल लिया और उसको डिवाइड कर दिया अलग से। तो वो क्या हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। एक प्रोसेस हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी, जो उन्हीं के पास क्या होती है, वो जो बर्गर बनते हैं ना पूरे पूरे, वो तो हमें पता ही है, और वो सेल भी वही कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो मैंने बिजनेस को 3 प्रोसेसेस में तोड़ दिया। भाई एक कंपनी है टेक्सटाइल, उसका नाम है एबीसी कंपनी। अब एबीसी कंपनी ने अपने डिविजन खोल लिए प्रोसेस के। एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है, कॉटन उगाता है। एबीसी, उसने नाम लिया एबीसी एग्रो, उसका नाम रख लिया। एक अलग कंपनी हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। सही है। और जो है ना एक क्या करती है कि स्पिनिंग करके धागा बना लेती है, एबीसी स्पिनर्स, वो धागा बनाती है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटी को तो मल्टीप्लाई होती रहती है। फिर इसने एक और अपनी कंपनी खोल ली जिसमें क्या करते हैं कि वो राउस, एक में क्या किया कि उसने अपना जो है वो सोचे कपड़ा बनाते हैं। सही है। तो उन्होंने कर दिया कि एबीसी शीट्स, उसमें क्या कहते हैं, धागे को पिरोते हैं और कपड़ा बना लेते हैं, और उसमें प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग करके बिल्कुल साफ सुथरा कर लेते हैं। एक कर लिया एबीसी गारमेंट्स, उसमें उन्होंने क्या कर लिया कि वो जो कपड़े बना के स्टिच करके कपड़े वगैरह सीना शुरू कर दिए। एक कर दिया एबीसी डेकोर, उसमें पर्दे, कर्टन, कुशन्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। और एक कर दिया एबीसी ट्रेडर्स, जो कि इंटरनेशनली सेल करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, 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 टर्शरी, सबके डिवीजन क्रिएट कर दिए। प्रोसेस डिवीजन। सही है। विद दिस हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।